हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 वेरिएशन। इस चैप्टर के सम को समझने से पहले, सम स्टार्ट करने से पहले ये जो मीनिंग है ना वेरिएशंस का, उसको समझते हैं कि सर वेरिएशन मतलब होता क्या है। अगर वेरिएशन का तुम लोग डिक्शनरी मीनिंग देखो तो इसका मतलब होता है चेंज। सर ये चेंज क्या है, जरा और एक्सप्लेन कीजिए। चलो और एक्सप्लेन करते हैं। इस वर्ड को, वेरिएशंस को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल कुछ ऐसा रहेगा, देखो जैसे मान लेते हैं हम लिखेंगे यहाँ पे स्टडी आवर्स, और हम यहाँ लिखेंगे मार्क्स इन एग्जामिनेशन। मार्क्स इन एग्जामिनेशन। देखो अगर कोई बच्चा स्टडी आवर्स को चेंज करता है, यानी कि स्टडी आवर्स को अगर बढ़ाता है, अगर कोई बच्चा स्टडी आवर्स को बढ़ाएगा तो उसका मार्क्स इन एग्जामिनेशन क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या वैसे ही रहेगा? सर बढ़ेगा। अगर कोई बच्चा स्टडी आवर्स को अगर बढ़ा देता है तो उसका मार्क्स इन एग्जामिनेशन क्या होगा? बढ़ेगा। अगर स्टडी आवर्स को और बढ़ा देता है तो मार्क्स और बढ़ेगा। तो देखो स्टडी आवर्स के चेंज होने से मार्क्स इन एग्जामिनेशन भी चेंज हो रहा है। और कैसा चेंज हो रहा है? दोनों साथ में इंक्रीज कर रहा है। और अगर कोई बच्चा स्टडी आवर्स को कम कर देता है तो मार्क्स इन एग्जामिनेशन भी क्या होगा? कम होगा। यानी कि स्टडी आवर्स और मार्क्स इन एग्जामिनेशन दोनों साथ में इंक्रीज कर रहा है या फिर दोनों साथ में डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो वेरिएशन है इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। वेरिएशन दो टाइप का होगा, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है हम लोग का इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में क्या होता है, दोनों वेरिएबल्स जो है या तो साथ में इंक्रीज करेगा या फिर साथ में डिक्रीज करेगा। ये तो मैं एक ऐसा एग्जांपल ले लिया नॉर्मल, ऐसा हम लोग के पास में देखना ढेर सारा प्रैक्टिकल एग्जांपल है। एक और एग्जांपल समझो, जैसे मान लेते कोई बच्चा है, वो 5 साल का है, उसका एडमिशन क्लास 1 में होता है। ये मान लेते उसका एज है, ये उसका क्लास स्टैंडर्ड है। अगर कोई बच्चा 5 साल का है, क्लास 1 में एडमिशन होता है, और अगर उस बच्चे का अगर देखो एज बढ़ता है तो उसका क्लास क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या उतना ही रहेगा? अगर वो बच्चा सही से पढ़ाई करता है और अगर पास होता है तो देखो अगर एज बढ़ेगा तो उसका क्लास भी बढ़ेगा ना। तो ये भी क्या हुआ हम लोग का? डायरेक्ट वेरिएशंस हुआ। तो कोई दो वेरिएबल या तो साथ में बढ़े या फिर साथ में कम हो, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशंस। क्लियर हुआ? चलो अब हम लोग समझते हैं एक और एग्जाम्पल से। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे स्टडी आवर्स नहीं दे करके अगर हम सपोज मोबाइल यूज अगर दे देते, जो भाई सभी गार्जियन परेशान और बच्चा लोग का मजा ही मजा। जैसे मोबाइल यूज और मार्क्स इन एग्जामिनेशन। अब देखो अगर कोई बच्चा मोबाइल यूज को अगर बढ़ा देता है तो उसका मार्क्स घटेगा या बढ़ जाएगा? हाँ सर बढ़ जाएगा, मार्क्स बढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं। अगर कोई बच्चा देखो मोबाइल यूज को बढ़ाता है तो उसका मार्क्स क्या होगा? कम। अब देखो एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है ना, तो क्या ये अभी भी डायरेक्ट वेरिएशन है? नहीं नहीं नहीं। डायरेक्ट वेरिएशन मतलब क्या होता है? या तो दोनों साथ में बढ़ेगा या फिर दोनों साथ में कमेगा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक बढ़े और एक कम हो, इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पे लेते हैं हम कोई सामान का डिमांड और यहाँ लेते हैं प्राइस। अगर देखो किसी प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ता है, कोई भी सामान सोच लो, इमेजिन कर लो, जैसे मोमो सोच लो या चाउमीन सोच लो, जो अच्छा लगे वो सोच लो। अगर उसका देखो प्राइस बढ़ेगा तो क्या हम लोग डिमांड बढ़ा देंगे क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है? नहीं ना। उस टाइम डिमांड क्या होता है? कम होता है। तो देखो प्राइस चेंज होने से डिमांड चेंज हो रहा है ना, यानी कि देयर इज अ वेरिएशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब ये कैसा वेरिएशन है? डायरेक्ट नहीं सर, इनडायरेक्ट वेरिएशन है। इनडायरेक्ट वेरिएशन को हम एक और नाम से याद करते हैं हम लोग, इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो तुम लोग के चैप्टर का मीनिंग समझ में आ गया। वेरिएशन मतलब क्या होता है? चेंज। चेंज दो टाइप का होगा, साथ में बढ़ना साथ में घटना, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना घटना। तो होता है डायरेक्ट और क्या होगा? इनडायरेक्ट। ये तो वह कुछ हम लोग का थ्योरेटिकल एग्जाम्पल हुआ। अब हम लोग इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई दो वेरिएबल है, जैसे हम लोग जो स्टार्ट किए थे स्टडी आवर्स, स्टडी आवर्स और मार्क्स इन एग्जामिनेशन से, यहीं से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो स्टडी आवर्स को मान लेते हम लिखेंगे x और मार्क्स इन एग्जामिनेशन को हम लिखेंगे y। तो देखो x चेंज होने से y चेंज हो रहा था ना, और देखो x अगर बढ़ रहा था तो y भी क्या हो रहा? बढ़ रहा था, यानी कि देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन को मैथमेटिकली हम लिखते कैसे हैं? तो मेरा स्टडी आवर्स देखो x है, लिखेंगे x। x डायरेक्टली वेरिएशन या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? मार्क्स इन एग्जामिनेशन। तो लिखेंगे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ऐसे लिखते हैं।
लेकिन स्टडी आवर्स की जगह अगर हम ले लेंगे मोबाइल यूज जो लिए थे हम, मोबाइल यूज, इसको एक्स ले लो, और मार्क्स इन एग्जामिनेशन साथ में ले लेंगे, अगर मार्क्स इन एग्जामिनेशन इसको हम ले लेंगे अगर वाई, तो क्या मोबाइल यूज और मार्क्स इन एग्जामिनेशन उसको भी ऐसे लिखोगे? नहीं ना, गलत हो जाएगा। उसको कैसे लिखते हैं? एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, यानी कि अगर x बढ़ता है तो y क्या होगा? घटेगा। और यहाँ पे क्या था? x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। तो ये होता है हम लोग का डायरेक्ट वेरिएशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और ये होता है हम लोग का इनडायरेक्ट वेरिएशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जो नीचे आ जाएगा x, उसके साथ क्या होता है? इनडायरेक्ट हो जाता है। जैसे इसको एक और देखो, अगर हम लिखते हैं x वेरिएशंस y बाई z, तो देखो यहाँ पे इसके नीचे समझ लो 1 है, तो देखो x ऊपर है, यहाँ y भी ऊपर है ना, तो x और y में कैसा वेरिएशन होगा? डायरेक्ट वेरिएशन होगा, क्योंकि दोनों ऊपर है। लेकिन देखो x यहाँ ऊपर है, z नीचे है ना, जैसे इस केस में देखो, तो यहाँ पे x और z में कैसा वेरिएशन होगा? इनडायरेक्ट, यानी कि इनवर्स वेरिएशन होगा। चलो इसमें एक और स्टेप समझते हैं। जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन हम लोग का वेरिएशन के साइन से नहीं हो पाता है, वेरिएशंस के साइन को हटाना होता है, उसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। तो वेरिएशन के साइन को हटा करके हम लोग इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट बैठाते हैं, और साथ में कौन है? y। अब एक काम करो, y को टान के x के नीचे कर लो, तो x बाई वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया? k। वेयर किया क्या है? k हम लोग का एक कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन या फिर वेरिएशन कांस्टेंट है। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि देखो अगर x चेंज होता है तो नो डाउट y भी चेंज होगा, लेकिन इन दोनों का जो रेशियो होगा, इन दोनों का जो डिवीजन होगा, वो ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट। एक एग्जांपल से समझो, मान लेते मेरा x का वैल्यू 2 है और y में मान लेते मेरा 4 है। अगर इसको हम सिंपलीफाई करते तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। अब मान लेते हैं हम x का वैल्यू को चेंज करते हैं, पहले 2 लिए थे हम ना x का वैल्यू, अब हम ले लेंगे मान लेते हैं 8, तो भाई y भी चेंज होगा, क्योंकि देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पे देखो 2 4 टाइम्स हो गया, तो 4 भी क्या होगा? 4 टाइम्स होगा, यानी कि 16 हो जाएगा। फिर अगर कैंसिल करेंगे 8 1 जा 8 2 जा, तो देखो यहाँ पे x और y दोनों का वैल्यू चेंज हुआ ना, लेकिन इसको डिवाइड करके जो रेशियो आएगा, देखो पहले क्या था? 1/2, अभी भी क्या है? 1/2। तो यहाँ पे देखो x बाई वाई इज इक्वल टू k, मतलब ये हुआ कि अगर आप x चेंज करते हैं तो y भी चेंज होगा, लेकिन इन दोनों का जो रेशियो रहेगा वो ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। पर ध्यान रखना, ये कैसा केस है हम लोग का? डायरेक्ट वेरिएशन का। तो इन केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन x बाई वाई क्या होता है हम लोग का? k, यानी कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन होता है। अब हम लोग आते हैं इनवर्स के केस में। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी हम लोग वेरिएशंस को हटा करके इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट देंगे, और साथ में क्या है? 1/y है। अब एक काम करो, y को ऐसे क्रॉस कर दो x के पास, तो हो जाएगा xy इज इक्वल टू में क्या बचा? k, और k क्या हम लोग का? कांस्टेंट है। अब यहाँ क्या हुआ देखो, यहाँ पर भी अगर हम x को चेंज करेंगे तो नो डाउट y भी मेरा क्या होगा? चेंज होगा, पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझ लो। जैसे मान लेते हैं मेरा x का वैल्यू 2 है और y मान लेते हैं मेरा 5 है, तो x इंटू वाई क्या होगा? x इंटू वाई यानी कि 2 इंटू 5 क्या होगा? 10 होगा। अब हम एक काम करते हैं, x को चेंज करते हैं, मान लेते हैं हम x को बढ़ा दिए, सपोज हम 4 कर दिए, मान लेते हैं हम x का वैल्यू क्या कर दिए? 4, यहाँ पे लिख रहे हैं x का वैल्यू 4 कर दिए, बढ़ा दिए, तो यहाँ तो इनवर्स वेरिएशन है ना, तो अगर x बढ़ेगा तो y क्या होगा? कमेगा, तो y कम होकर के मान लेते हो गया 2.5। तो चलो देखो फिर हम लोग करते हैं यहाँ पे x इंटू वाई, तो अगर तुम फिर यहाँ पे x इंटू वाई करते हो तो x के लिए 4 और y के लिए 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से देखो कितना आएगा? 10 आएगा। तो यहाँ पे देखो इन केस ऑफ इनवर्स यानी कि इनडायरेक्ट वेरिएशंस, ये जो प्रोडक्ट ऑफ x एंड y है वो ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो क्लियर हुआ? तो अभी हम लोग जब सम्स स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम लोग को ना जैसे कुछ एक रिलेशन दे देगा और हम लोग से पूछेगा बताइए कि क्या वहां पे वेरिएशंस है, मतलब क्या x चेंज होने से y चेंज हो रहा है, तो देखेंगे हाँ चेंज हो रहा है। अगर x चेंज हो रहा है तो y भी मेरा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। फिर वहां पूछेगा हमसे ये कैसा वेरिएशन है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो देख के समझ में आ जाएगा डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो हम लोग बता देंगे हाँ भाई डायरेक्ट वेरिएशन। उसके बाद हमसे पूछेगा तो इसका वेरिएशन कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, तो भाई अगर मेरा डायरेक्ट वेरिएशन है तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड करेंगे इन केस ऑफ डायरेक्ट। लेकिन अगर मान लेते हैं कि वो मेरा इनडायरेक्ट वेरिएशन हुआ और वहां भी पूछेगा हमसे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बताइए, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो मेरा क्या होगा? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन होगा। तो क्लियर हो गया?
वेरिएशंस क्या होता है सर? वेरिएशन मतलब चेंज होता है। वेरिएशन कितना टाइप का होता है सर? दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है सर? अगर दोनों वेरिएबल साथ में बढ़े या साथ में कम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन। जैसे एग्जाम्पल हम लोग का स्टडी आवर्स और मार्क्स इन एग्जामिनेशन था। इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा। जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, डिमांड नीचे जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट वेरिएशन। इन केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन दोनों का जो डिवीजन होता है वो ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट। और ये क्या है? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। अगर इन केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन अगर हम लोग से बोलेगा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बताइए, तो दोनों को डिवाइड करके बता देना। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन अगर हमसे पूछता है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बताइए, तो दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो मेरा क्या होगा? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन होगा। तो होप कि तुम लोग को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सम्स। क्वेश्चन नंबर 1। अगर तुम लोगों को कंसेप्ट वहां पे समझ में आ गया है तो सम्स स्टार्टिंग का करने में तो बहुत ईजी रहेगा। देखो क्वेश्चन में बोला है कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स ए एंड बी। यहाँ पे ए एंड बी कोई दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, कुछ भी सोच सकते हो, जैसे स्टडी आवर्स हो गया या फिर मार्क्स इन एग्जामिनेशन हो गया, कुछ भी इस तरह है। बोला है इफ देयर इज एनी रिलेशन ऑफ वेरिएशंस, अगर यहाँ पे कोई रिलेशन है वेरिएशंस का ए और बी में, लेट अस डिटरमिन इट। तो बताइए कैसा रिलेशन है, मतलब डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। तो देखो ए का वैल्यू यहाँ पे देखो इंक्रीज हो रहा है ना, जैसे 25 से 30, 30 से 45, 45 से 250, तो ए देखो इंक्रीज हो रहा है। बी का देखते हैं क्या हाल है। बी भी देखो हम लोग का इंक्रीज हो रहा है ना, 10 से 12, फिर 18, फिर 100। तो एज ए इंक्रीजेज बी ऑल्सो इंक्रीजेज। दैट मीन्स कैसा वेरिएशन है, कैसा रिलेशन है सर? डायरेक्ट है। वेरी गुड। ये क्या होगा हम लोग का? डायरेक्ट वेरिएशन या फिर डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो डिटरमिन हो गया। फिर बोला है राइट द वैल्यू ऑफ वेरिएशन कांस्टेंट। तो बताइए वेरिएशन कांस्टेंट यानी कि के का वैल्यू क्या होगा। अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई नहीं सर, डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई कब करते हैं? इनडायरेक्ट में करते हैं। चलो बहुत अच्छा। तो चलो पहले इसको लिखते हैं। लिखेंगे एज ए इंक्रीजेज, b also increases, b also increases। तो लिखेंगे thus there is direct variation या फिर direct relation between a and b। ये हो गया। उसके बाद में क्या बोला हम लोग से? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू बताने के लिए। तो अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलेगा हम लोग का? तो लिखेंगे कुछ ऐसा, पहले दिखा देना हम लोग को। जैसे यहाँ पे ए और बी है, तो एक काम करो दोनों को डिवाइड करके देखो। जैसे 25/10, फिर यहाँ पे कितना है 30/12, फिर देखो यहाँ पे 45/18, और यहाँ पर देखो 250/100। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग सपोज सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा इसका वैल्यू? अगर 5 से कट करोगे 5 2 जा 5 5 जा कितना हो गया? 5/2। यहाँ पर देखो 6 2 जा 6 5 जा कितना हो गया? 5/2। 9 2 जा 9 5 जा 5/2। फिर यहाँ पे 0 0 कट, 5 5 जा 5 2 जा, देखो कितना आया? 5/2। तो देखो यहाँ पे a बाई बी का वैल्यू सेम है, यानी कि कांस्टेंट है। हम तुम लोग को एग्जाम्पल में भी समझाए थे ना कि अगर मेरा x चेंज होता है तो नो डाउट मेरा y भी चेंज होगा, लेकिन दोनों को डिवाइड करके देखो वैल्यू कांस्टेंट होगा ना, 5/2 5/2 5/2। तो ये 5/2 हम लोग क्या हुआ? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन कांस्टेंट हुआ। तो लिखेंगे देयरफॉर वेरिएशन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा? 5/2। ये हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखो वही कहानी है। इफ देयर इज एनी रिलेशन ऑफ वेरिएशन, अगर कोई रिलेशन ऑफ वेरिएशन है तो लेट अस राइट इट। तो बताइए कौन सा रिलेशन है? बाय अंडरस्टैंडिंग, सोच समझ करके बताना है। देखो जैसे यहाँ पे x का वैल्यू है 18 और y कितना है 3। फिर यहाँ पे देखो x का वैल्यू चेंज हुआ ना, यानी कि x का वैल्यू हो गया 8, मतलब क्या? वैल्यू कम हो गया। यहाँ पे देखो 3 से हो गया 27/4, 27/4 मतलब क्या? 6.75। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू कम हुआ, यहाँ y का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। यानी कि कैसा रिलेशन है? देखो x बढ़ा y क्या हो गया? नहीं, x कम हुआ ना, x कम हुआ y क्या हो गया? बढ़ गया। तो बताओ कैसा वेरिएशन है, डायरेक्ट या इनवर्स? अच्छा इतना जल्दी नहीं सोचते, और एक बार देख लो। फिर यहाँ देखो x का वैल्यू हो गया 12, यानी कि वैल्यू बढ़ गया। यहाँ पे देखो कितना हो गया 9/2,
यानी कि 4.5। तो यहाँ देखो वैल्यू क्या हो गया, कम। तो देखो यहाँ पे x कम हुआ, y बढ़ गया, फिर यहाँ पे x बढ़ा, y क्या हो गया, कम हो गया। तो देखो x और y में कैसा रिलेशन समझ में आ रहा है सर, यहाँ तो डायरेक्ट है। डायरेक्ट कैसे है, डायरेक्ट मतलब था दोनों बढ़ेगा साथ में या दोनों कमेगा। यहाँ देखो पहले x कम हुआ, y बढ़ गया, यानी कि कैसा वेरिएशन है, इनडायरेक्ट, यानी कि इनवर्स वेरिएशन है। क्लियर है। यहाँ पे ऐसे हम लोग लिखेंगे एज x इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, as x increases or decreases, then y also decreases or increases। देखो decreases और increases है ना। देखो x इंक्रीज कर रहा है तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज, और x अगर डिक्रीज करेगा तो y क्या होगा, इंक्रीज। तो लिखेंगे thus there is इनडायरेक्ट वेरिएशन। कैसा वेरिएशन है, इनडायरेक्ट वेरिएशन है। अब हमको यहाँ अगर बताना होगा वेरिएशन कांस्टेंट क्या है, तो देखो कैसे बताएंगे हम लोग। यहाँ पे वेरिएशन कांस्टेंट होगा हम लोग का, यहाँ पे वेरिएशन कांस्टेंट, देखो ये इनडायरेक्ट का केस है ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, x बाई वाई या x इंटू वाई। सर x बाई वाई, x बाई वाई कैसे भाई, x बाई वाई तो हम लोग का डायरेक्ट वेरिएशन में था, यहाँ पे इनडायरेक्ट है तो यहाँ पे क्या होता है, x इंटू वाई। तो x इंटू वाई, बोलो x की जगह में कौन है 18, y की जगह में कौन है 3, तो कितना हो गया 54। फिर देखो यहाँ पे x की जगह में कौन है 8, y की जगह में क्या है 27/4, तो 4 1 जा 4 2 जा 8, 27 2 जा 54। फिर यहाँ पर देखो क्या है 12 इंटू 9/2, 2 1 जा 2 6 जा 6 9 जा 54, बहुत सही। फिर देखो 6 इंटू 9 कितना हो गया 54। तो देखो सब में प्रोडक्ट एक जैसा है ना, यानी कि सही में यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। अगर मान लेते ऐसा होता कि पहला वाला 54 आया, ये 54 आया और ये 56 आ गया मान लेते, तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट वेरिएशन फिर नहीं रहा ना। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जो चेंज नहीं होगा। पर यहाँ देखो ये चेंज हो गया ना, अगर ये 56 होता तो ये क्या होता, चेंज हो जाता। अगर यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन अगर मान लेते चेंज हो गया, 54 की जगह 56 अगर आ गया, तो समझ जाना कि देयर इज नो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट नहीं है क्योंकि वैल्यू चेंज हो गया। और अगर यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन नहीं मिला तो यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ना ही डायरेक्ट और ना ही इनवर्स होगा यहाँ पे। तो अगर हम लोग का कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन अगर सेम रहा, कांस्टेंट रहा, तभी वहां पे डायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन होगा। अगर नहीं हुआ तो भाई वहां नहीं होगा। जैसे पहला क्वेश्चन में देखो क्या था 5/2 5/2, सब में 5/2 था ना, यानी कि वहां पे रिलेशन है, कैसा है, डायरेक्ट है। यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है 54 54 54 करके है, तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, यानी कि देयर इज अ वेरिएशन और देयर इज अ रिलेशन। कैसा रिलेशन है सर, इनडायरेक्ट रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। अब हम लोग आते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। अब तक हम लोग जो डायरेक्ट और इनवर्स सीखे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में, अब इसी को हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में सीखेंगे। बहुत इजी है, बहुत मजा आएगा। देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर तुम लोग और आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखो यहाँ पर बोला क्वेश्चन में, अ टैक्सी ऑफ बीपिंग अंकल ट्रेवल्स 14 किलोमीटर पाथ इन 25 मिनट्स। देखो 14 किलोमीटर जाएगा, टाइम कितना लगेगा 25 मिनट्स। यानी कि यहाँ पे देखो डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम का केस है ना। डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में है, और टाइम किस में है, मिनट में है। पहला केस में क्या हुआ है, डिस्टेंस कितना था 14 और टाइम कितना था 25। फिर क्वेश्चन में बोला है लेट अस कैलकुलेट बाय अप्लाइंग थ्योरी ऑफ वेरिएशंस। आप जो थ्योरी ऑफ वेरिएशन सीखे हैं उसको अप्लाई कीजिए और बताइए हाउ मच पाथ विल गो इन 5 आवर्स। बताइए 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ देखो टाइम तो पहले मिनट में दिया हुआ था, अब यहाँ पे 5 आवर्स बोल दिया ना, तो एक काम करो 5 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो बताओ 5 आवर्स में कितना मिनट होता है। सर 5 आवर्स है, 5 आवर्स है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 300 मिनट्स। तो यहाँ पे 5 आवर्स मत लिखना, यहाँ पे लिखेंगे 300 मिनट। तो बताइए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम इसको लिख देंगे x। सही यहाँ तक। अब देखना जितना भी क्वेश्चन आएगा वहां पे देखना 3 इन्फॉर्मेशन आएगा, एक को हम लोग को एक्सलेट करना होगा। अच्छा पहले हमको ये बताओ कि यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स है। सर यहाँ तो डायरेक्ट वेरिएशन है, क्योंकि अगर 25 मिनट्स में हम 14 किलोमीटर जाते हैं और हमको अगर कोई गाड़ी चलाने 300 मिनट देगा, हम तो चांद पे पहुंच जाएंगे।
यानी कि हम बहुत दूर डिस्टेंस कवर कर सकते हैं ना। तो देखो टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो डिस्टेंस कम हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। जितना टाइम लगेगा डिस्टेंस उतना ही ज्यादा कवर होता है। यानी कि यहाँ पे कैसा रिलेशन है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो उस केस में क्या था, दोनों का रेशियो सेम था या दोनों का प्रोडक्ट सेम था। सर डायरेक्ट में तो दोनों का रेशियो सेम था, मतलब दिस बाय दिस, यानी कि 14/25 इक्वल हो रहा था किसके साथ, दिस बाय दिस ना, जो हम तुम लोग को वो 5/2 करके दिखाए थे। हाँ अगर ये इनवर्स होता तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हम लोग। तो यहाँ पे पहले लिखना होगा हम लोग को, लिखेंगे सिंस देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन, देयर इज डायरेक्ट वेरिएशंस between distance covered and time taken। देखो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन है, इसलिए इन दोनों का जो रेशियो होगा यानी कि जो x बाई वाई होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो दिस बाय दिस इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस, तो बीच में क्या लगाएंगे हम लोग, इक्वल्स टू। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू पता हो जाएगा हम लोग को। तो हम लोग जानते हैं इक्वल्स टू में नीचे नीचे कैंसिल होता है ना, 25 वन जा यहाँ 25 12 जा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 168, यानी कि 300 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा, 168 किलोमीटर। आंसर। पार्ट टू को भी देखो हम लोग वैसे ही करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे और जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्टेंस और टाइम लिखे थे, यहाँ पर भी वैसे कुछ हम लोग को दो वेरिएबल्स पहले लिखना होगा। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे कैसा वेरिएशंस है, डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। अगर डायरेक्ट होगा तो दोनों का रेशियो इक्वल होगा और अगर इनडायरेक्ट होगा तो दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रेन, ठीक है, ऑफ क्लास 1 ऑफ आवर स्कूल, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। अच्छा देखो क्लास 1 है उसमें 24 चिल्ड्रेन है, जा करके हम उसमें कुछ मिठाई डिस्ट्रीब्यूट किए तो हर एक बच्चे को कितना मिठाई मिला है, 5। फिर बोला है लेट अस कैलकुलेट। अच्छा इससे पहले एक बॉक्स बना लो, तो पहले देखते हैं वहां पे हम लोग क्या क्या दो वेरिएबल्स मिलेगा। तो यहाँ पे देखो चिल्ड्रेन का बात हुआ है ना, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन और फिर किसका बात हुआ है यहाँ पे, सर नंबर ऑफ स्वीट्स का बात हुआ है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ स्वीट्स। स्टार्टिंग में देखो क्या बोला था, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कितना है 24 और नंबर ऑफ स्वीट्स कितना है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। फिर क्वेश्चन में बोला है लेट अस कैलकुलेट बाय अप्लाइंग थ्योरी ऑफ वेरिएशंस हाउ मेनी स्वीट्स वुड ईच गेट। बताइए अब हर बच्चों को कितना स्वीट्स मिलेगा इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज रिड्यूस्ड बाय 4। अगर 4 बच्चा कम हो गया है तो पहले कितना बच्चा था 24 था, अब 4 बच्चा कम हो गया रिड्यूस हो गया तो कितना बच्चा बचा है 20 बचा है। सर 24 में से 4 रिड्यूस कर दिया, 4 माइनस कर दिया तो कितना हुआ 20। अब बताइए हर एक बच्चे को कितना स्वीट्स मिलेगा, तो मान लिया x मिलेगा। अब बताओ यहाँ पे कैसा वेरिएशन है, खुद से दिमाग लगाओ। सिंस देयर इज कैसा वेरिएशन होगा, इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट वेरिएशन। सर कैसे, तो समझते हैं। सिंस देयर इज इनडायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंड नंबर ऑफ स्वीट्स। सर कैसे इनडायरेक्ट है, मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को तो समझ में आ ही गया होगा, बाकी लोग समझो कि इनडायरेक्ट वेरिएशंस कैसे है। अब देखो तुम लोग के साथ भी कभी हुआ होगा, सपोज दैट तुम्हारे एक अंकल तुम्हारे घर आते हैं और मान लेते तुम लोग 2 भाई बहन सामने हो। अंकल 100 रुपए का नोट देते हैं और बोलते हैं कि आपस में दोनों बच्चों बांट लो। अब अगर 2 भाई बहन हो, अंकल 100 का नोट देते दोनों को कितना मिलेगा 50-50 मिलेगा। लेकिन जैसे वो नोट अपने अम्मी या पापा के पास लेके जाओ कि वो अंकल हम लोग को 100 रुपए दिए हैं, बोले कि दोनों आपस में बांट लो, तो अम्मी या पापा बोलेंगे सिर्फ तुम लोग दोनों ही क्यों बांटोगे, और 2 भाई बहन ना उन लोग को भी दो। अब देखो अगर नंबर ऑफ शेयर्स, अगर भाई बहन अगर बढ़ जाता है तो देखो पैसा का जो शेयर वो क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे पहले 50-50 ले रहे थे, लेकिन अब 4 भाई बहन हो गए तो अब 100 में क्या अभी भी 50-50 लेंगे, नहीं सर 25-25 लेंगे। यानी कि अगर नंबर ऑफ हेड, यानी कि अगर स्टूडेंट या चिल्ड्रेन अगर बढ़ जाता है तो शेयर क्या होता है, कम। लेकिन अगर वो नंबर ऑफ हेड या फिर नंबर ऑफ जो चिल्ड्रेन अगर वो कम हो जाए, जैसे तुम 4 भाई बहन थे, अंकल मान लेते 100 रुपया दिए और बोले कि लो तुम लोग आपस में चारों बांट लो,
तो हर एक आदमी कितना लेंगे, 25 लेंगे। उसमें से 2 भाई बहन बोलेगा नहीं नहीं हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग को 2 दिन पहले मिला था। अगर 2 भाई बहन साइड हो जाए, बचे कितने, 2 भाई बहन, तो अब बोलो शेयर बढ़ेगा या घटेगा, सर बढ़ेगा। यानी कि अगर चिल्ड्रन बढ़ता है तो शेयर कम, और अगर चिल्ड्रन कम हो जाए तो शेयर क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे देखो वही केस तो है, यहाँ पे चिल्ड्रन कितना था, 25, तो हर एक चिल्ड्रन को कितना मिल रहा था, 5 मिठाई। अब सोचो अगर बच्चा कम हो जाए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम हो जाए, तो हर बच्चे को ज्यादा स्वीट मिलेगा या कम, सर अगर बच्चा कम हो गया है तो ज्यादा मिठाई मिलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कैसा वेरिएशन है, इनडायरेक्ट है। देखो बच्चा अगर कम होगा तो स्वीट्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर यहाँ देखो इनडायरेक्ट वेरिएशंस है तो उस केस में क्या होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट इज सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ दिस। याद है जब इनडायरेक्ट वेरिएशन में करे तो क्या था, x इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, दोनों कांस्टेंट था ना, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। तो सपोज ये x है ये y हम लोग का, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ऐसे कुछ लिखेंगे, 24 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 20 इंटू एक्स। अब x को रोक लो तो 20 कहाँ जाएगा, नीचे, ऊपर होगा 24 इंटू 5। अब यहाँ 5 1 जा 5 4 जा 4 1 जा 4 6 जा, x का वैल्यू कितना हो गया 6। यानी कि अब हर बच्चों को कितना मिठाई मिलेगा, 6 मिठाई मिलेगा। तो देखो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर कम हो गया तो देखो नंबर ऑफ स्वीट्स क्या हो गया, ज्यादा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन पहले कितना था, 24, अब हो गया 20, बच्चा कम हो गया, तो स्वीट्स देखो पहले 5 मिला तब कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। बस ये तुम लोग को याद रखना है कि अगर इनडायरेक्ट हुआ तो इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू इन दोनों का प्रोडक्ट, और अगर डायरेक्ट हुआ तो इन दोनों का डिवाइड इज इक्वल्स टू इन दोनों का डिवाइड। पार्ट 3 क्वेश्चन बोला है 50 विलेजर्स had taken 18 days to dig a pond। एक तालाब है उसको खोदने में देखो 50 विलेजर्स कितना दिन लगा रहा है, 18 डेज। लेट अस कैलकुलेट बाय यूजिंग, अच्छा पहले अपना बॉक्स बना लो फिर से। अब बताओ बॉक्स में क्या लिखने से होगा, सर यहाँ पे 2 चीज के बारे में बात क्या है, एक विलेजर्स के बारे में बात क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ विलेजर्स, और बोलो किसके बारे में बात क्या है, सर डेज के बारे में बात क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। स्टार्टिंग में देखो कितना विलेजर्स है, 50, तो यहाँ पे लिखेंगे 50, और डेज कितना है देखो 18, तो लिखेंगे 18। फिर क्वेश्चन में से बोला है लेट अस कैलकुलेट बाय यूजिंग थ्योरी ऑफ वेरिएशंस हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू डिग द पॉन्ड इन 15 डेज। अब देखो कितना दिन में करना है, 15 डेज में। अगर उसी काम को हमको 15 डेज में करना होगा तो हमको कितना एक्स्ट्रा विलेजर्स यानी कि पर्सन का हमको जरूरत होगा। तो अभी फिलहाल हम ले लेते हैं इसको x। अब बताओ यहाँ पे कैसा वेरिएशन है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो सर बहुत ही आसान है यहाँ पर बताना, तो लिखेंगे सिंस देयर इज इनडायरेक्ट वेरिएशन, देयर इज इनडायरेक्ट वेरिएशन between the number of villagers, between the number of villagers and number of days। कैसे देखो अब यहाँ पे 18 दिन में यानी कि 18 डेज में 50 विलेजर्स मिलके काम को खत्म कर दिया। अब हम चाहते हैं कि मेरा काम जल्दी खत्म हो जाए, हम चाहते हैं मेरा काम 15 दिन में ही खत्म हो जाए। अगर हमको जल्दी काम खत्म करवाना होगा तो हमको विलेजर्स क्या चाहिए, ज्यादा या कम, सर ज्यादा चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं जल्दी मेरा काम खत्म हो जाए। जैसे तुम लोग ही नहीं, अगर कोई क्लास में कोई काम दिया गया, जैसे कोई क्लास में तुम लोग को साफ सफाई का काम दिया गया, अब 2 बच्चा मिलकर साफ सफाई अगर करेगा तो क्लास में मान लेते हैं 10 घंटा लग सकता है, पूरे क्लास में अगल बगल पूरा क्लास वाला साफ सफाई करने में मान लेते 10 घंटा लग गया। अगर 2 स्टूडेंट मिलकर उस काम को अगर 10 घंटा में करेगा, लेकिन अगर सोचो अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड्स अगर आ जाए और 4-5 दोस्त हो जाए, भाई ते लोग अकेले करेगा, चल हम भी करेंगे। अब सोचो 5-6 दोस्त मिलकर अगर उस काम को करेगा तो क्या अभी भी 10 घंटा लगेगा या टाइम कम लगेगा, सर टाइम कम लगेगा। तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ा, टाइम क्या हो गया, कम। उसी तरह यहाँ पे देखो अगर टाइम कम हुआ यानी कि हम चाहते हैं 15 दिन में मेरा काम खत्म हो जाए, तो हमको विलेजर्स क्या चाहिए यानी कि पर्सन हमको ज्यादा चाहिए। तो देयर इज द इनडायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन विलेजर्स एंड नंबर ऑफ डेज। अब देखो अगर यहाँ पे इनडायरेक्ट वेरिएशन है तो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 50 इंटू 18 इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि x इंटू 15। तुमने जब इसको, हो सकता है किसी बच्चे को स्टार्टिंग थोड़ा दिक्कत होता होगा, सर मतलब आप क्या लिख रहे हैं, इक्वल्स टू में है तो इनटू में रहेगा, इक्वल्स टू होगा, डिवाइड में इक्वल्स टू कैसे होगा सर। तो 2-3 सम लाइन से करो, फिर कुछ सम ना खुद से ट्राई करो करने का। 1-2 सम हम करवा दे रहे हैं, इसको समझ लो अच्छे से। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को ना वीडियो को रोक करके खुद से ट्राई करो और देखो खुद से कर पा रहे हो कि नहीं। अगर खुद से कर पाए तब समझना कि हाँ तुम लोग का अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया है।
तो स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगा, नया चैप्टर कर रहे हो, नया नया सम्स बना रहे हो इसीलिए। तो चलो x को रोको, तो 15 कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर होगा 50 इंटू 18। कट करो, 3 6 जा 3 5 जा, यहाँ 5 1 जा और 5 10 जा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 60 हो गया। तो मेरा x हो गया 60। अब अगर हमसे बोलेगा नहीं सर सिर्फ हमको एक्स्ट्रा बताइए, एक्स्ट्रा कितना विलेजर्स चाहिए, तो पहले हमको कितना विलेजर्स चाहिए था 50, अभी कितना है 60, तो एक्स्ट्रा कितना चाहिए और 10 चाहिए। आंसर क्वेश्चन नंबर 4। ये तो और मजा आएगा ऐसा क्वेश्चन बनाने में, और इसके जैसा और भी 2-3 क्वेश्चन है, तो एक समझ लो बाकी क्वेश्चन आराम से खुद से हो जाएगा। देखो क्या बोले क्वेश्चन में, y varies directly with square root of x। y कैसा वेरी कर रहा है डायरेक्टली, किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ x के साथ। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो y varies 1 by रूट x लिख सकते हैं। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि रूट x तो नीचे आ गया है। अगर रूट x नीचे आ गया इसका मतलब क्या होता है इनडायरेक्ट हो गया, पर क्वेश्चन ने बोला है y varies डायरेक्टली, डायरेक्टली तो 1 by नहीं करना है, सिर्फ क्या लिखोगे, लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x, ऐसे लिखेंगे। और अगर 1 by कर दोगे तो इसका मतलब होता है इनडायरेक्टली हो जाएगा, क्वेश्चन में है डायरेक्टली। फिर क्या बोला क्वेश्चन में, जब y का वैल्यू 9 होगा तो x का वैल्यू भी क्या होगा 9 होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, हम तुम लोग को पहले ही बताए थे ना कि जो वेरिएशंस होता है इसमें अपना हम लोग का सम्स कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। अगर तुमको सम्स को कैलकुलेट करना है, उसको कैलकुलेशन करना है, तो वेरिएशंस को हटाना होगा। तो वेरिएशंस को हटा के हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट बिठाते हैं, और साथ में कौन है रूट x है। यहाँ बताना होगा वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, k क्या है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, y का वैल्यू क्या है 9 और x भी मेरा क्या है 9 है। तो यहाँ पे देखो 9, यहाँ पे k, रूट 9 का वैल्यू क्या होगा 3। अब एक काम करो k को रोक लो, 3 नीचे जाएगा, ऊपर क्या है 9, 3 1 जा 3 3 जा, तो k का वैल्यू कितना हो गया 3। सर आप ये k का वैल्यू क्यों निकाल लिए, अब आगे बढ़ा क्वेश्चन को, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसका वैल्यू बताना है x, जब मेरा y क्या होगा 6। तो फिर यहाँ से इसको उठाओ, ये इक्वेशन 1 कर देंगे, फिर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1 से। क्या बोला क्वेश्चन में, x का वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को, और y कितना है 6। तो यहाँ पे देखो y की जगह में लिखेंगे 6, और क्या फाइंड करना है x तुमको फाइंड करना है, तो रूट x रहने दो। सर k के लिए क्या करें, अरे k का वैल्यू बैठा दो 3, इसीलिए तो हम लोग k का वैल्यू निकाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे 3। चलो एक काम करो, रूट x को रोक लो, तो 3 कहाँ जाएगा नीचे, और ऊपर क्या 6, यहाँ कट करो 3 1 जा 3 2 जा, तो रूट x कितना हो गया 2। अब अगर देखो मेरा रूट x 2 है तो x का वैल्यू क्या होगा, तो एक काम करो रूट को वहाँ भेज दो 2 के पास, जब रूट यहाँ जाएगा तो स्क्वायर बन जाता है, यानी कि x इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, काम खत्म। पार्ट 2, यहाँ पे क्या बोला है, x वैरीज डायरेक्टली विथ y एंड इनवर्सली विथ z। देखो x हम लोग का डायरेक्टली विथ y मतलब क्या, x डायरेक्टली विथ y हो गया, लेकिन इनवर्सली विथ z है, तो z कहाँ लिखोगे सर नीचे लिखेंगे। फिर बोला हम लोग से y 4 है z 5 है और x कितना है 3 है, तो फिर इन तीनों का वैल्यू के हेल्प से हम लोग k का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो कुछ ऐसा होगा, x इज इक्वल टू k, साथ में y बाई z, बता देना वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। फिर यहाँ पे x का वैल्यू बैठाओ कितना है 3, k रहने दो, y का वैल्यू कितना है 4 और z का वैल्यू 5। अब यहाँ पे इसको k को सॉल्व करो तो हो जाएगा k इंटू 4 इज इक्वल टू 15, k को रोकेंगे 4 नीचे ऊपर 15, किसका वैल्यू मिला हम लोग को k का। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, अगेन इफ y इक्वल्स टू 16 z इक्वल्स टू 30, तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। तो एक काम करो, इसको इक्वेशन 1 कर लो, फिर लिखेंगे फ्रॉम 1। क्या क्या दिया हुआ देखो, y 16 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो y है, तो y के लिए क्या बैठाओगे 16, और z के लिए क्या बैठाओगे 30। x फाइंड करना है ना, तो इसको ऐसे लिखो, x इज इक्वल्स टू y के लिए 16 और z के लिए 30। अब यहाँ पे k के लिए क्या बैठाओगे, सर k के लिए 15/4 बैठाएंगे, इसीलिए तो हम लोग k का वैल्यू निकाले हैं। अब सोचो अगर हम k का वैल्यू नहीं निकालते तो भाई यहाँ पे k का वैल्यू तुम नहीं बैठा सकते, k का वैल्यू अगर नहीं बैठाते तो x मेरा नहीं निकलता। तो अगर x का वैल्यू निकालना है तो पहले हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना होगा। चलो अब कैंसिल करते हैं, 15 1 जा 15 2 जा 4 1 जा 4 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो x का वैल्यू 2 आ गया आंसर। पार्ट 3, यहाँ पर देखो कुछ वैसे ही स्टार्ट होगा, x वैरीज डायरेक्टली विथ y एंड इनवर्सली विथ z, तो लिखेंगे x
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y बाई जेड। फिर बोला है y का वैल्यू 5, z 9 है और x क्या है 1/6। तो पहले ऐसे लिखेंगे x इक्वल्स टू k इंटू वाई बाई जेड। फिर क्या क्या देखो y के लिए क्या है 5 है, z के लिए क्या है 9 है और x के लिए 1/6 है। तो फिर यहाँ से k को सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं कि इक्वल्स में नीचे कैंसिल होता है, तो 3 2 जा 3 3 जा होगा। अब क्रॉस करो तो यहाँ हो जाएगा 5k इक्वल्स टू 3, k को रोक लो तो 5 नीचे ऊपर 3, तो k का वैल्यू कितना हो गया 3/5 हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट अस फाइंड द रिलेशन अमंग 3 वेरिएबल्स x y एंड z। हम लोग को x y और z में तीनों में हम लोग को रिलेशन बताना होगा। तो देखो कैसे इसका हम लोग रिलेशन बताएंगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो मिसिंग हुआ है, यहाँ पे 2 भी है ना, तो 2 5 का क्या होगा 10 के होगा, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/10। अब हम लोग क्या करना है एक्स वाई और जेड में रिलेशन बताना है। तो एक काम करो, ये जो हम लोग का इक्वेशन 1 है ना, वहीं से कहानी स्टार्ट करेंगे। फिर लिखेंगे फ्रॉम 1 में जाओ, एक्स वाई से रहने दो, के के लिए बैठाएंगे हम लोग क्या 3/10, तो लिखेंगे के के लिए 3/10, साथ में ऊपर कौन है y और नीचे कौन है z। ये हो गया रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड z। फिर क्वेश्चन में बोला है इफ y इक्वल्स टू 6 z इक्वल्स टू 1/5, तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। तो फिर लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई के लिए कितना बोला ये लोग 6, तो y के लिए 6 बैठाओ, 10 इंटू जेड के लिए 1/5 बैठाओ, यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा काम क्या था, रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड था, तो ये रिलेशन बताया हम लोग। चलो फिर कैंसिल करते हैं यहाँ पे, 5 1 जा 5 2 जा सही है, 2 1 जा 2 3 जा सही है, तो 3 3 जा 9, तो x का वैल्यू कितना हो गया 9 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। अब ऐसा क्वेश्चन देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग के एग्जाम के लिए रहता है, और ऐसा भी ढेर सारा क्वेश्चन रहेगा, हम लोग सभी क्वेश्चंस को करेंगे। खूब इंटरेस्टिंग होता है और बहुत ही ज्यादा इजी भी होता है, खूब जम के प्रैक्टिस करना है क्योंकि एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो क्वेश्चन बोला है एक्स वेरीज वाई, सही है, शो करना है दिस वेरीज दिस, बहुत इजी रहेगा। देखो कहानी यहाँ से स्टार्ट होगा, लिखेंगे एक्स वेरीज वाई। अब देखो ये वेरिएशन के साथ तो सम बनेगा नहीं, तो इसको हटा करके इक्वल्स टू और के बैठाएंगे और साथ में क्या है वाई लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, सही है सर, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। नाउ अब देखो हमको दिस वेरीज दिस प्रूफ करना है ना, तो जिसको दिस वेरीज दिस ऐसे प्रूफ करना होगा उसको बाई के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा तुम लोग को। अब एक काम करो, यहाँ पे x का वैल्यू बैठाओ, x के लिए हम क्या बैठा सकते हैं सर, x के लिए हम के वाई बैठा सकते हैं, वेरी गुड, तो लिखो के वाई, प्लस y के लिए क्या बैठा सकते हैं, कुछ नहीं, y के लिए y रहने दो, फिर यहाँ पे x के लिए के वाई, यहाँ पे माइनस वाई। क्या ऊपर में कुछ कॉमन है, हाँ हाँ सर कॉमन है, क्या कॉमन है सर y कॉमन है, वेरी गुड, क्या बचा, अगर y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k, और यहाँ से y कॉमन निकल गया तो क्या बचा 1, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ बचा नहीं। फिर यहाँ पे देखो y कॉमन तो क्या हो जाएगा k माइनस 1, y कट करो तो क्या बचा k प्लस 1 बाई के माइनस 1। तो देखो फाइनली मेरे पास में क्या बचा है मेरे पास x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू में k प्लस 1 बाई के माइनस 1। अब एक काम करते हैं, ये जो x माइनस वाई इसको क्रॉस करके यहाँ भेज देते हैं, तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू k प्लस 1 बाई के माइनस 1 और साथ में क्या x माइनस वाई। अच्छा मेरा k क्या है सर कांस्टेंट है, अब 1 भी क्या है सर कांस्टेंट है, तो k प्लस 1 पूरा क्या हो गया सर कांस्टेंट हो गया, नीचे भी क्या होगा कांस्टेंट, यानी कि ये पूरा ले दे करके क्या हो गया कांस्टेंट। अब देखो अगर मेरे पास में है x वेरीज y, तो हम इस वेरिएशन को हटा के इक्वल्स टू के बैठाते हैं, और कभी ऐसा रहा कि मेरे पास में a इज इक्वल्स टू के बी है, तो देखो हम इसका उल्टा काम भी तो कर सकते हैं, इक्वल्स टू और कांस्टेंट को हटा करके हम तो वेरिएशन भी बैठा सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल बैठा सकते हैं। तो यहाँ देखो ये k प्लस 1 बाई के माइनस 1 क्या है कांस्टेंट है, साथ में क्या है इक्वल्स टू, तो ये कांस्टेंट और इक्वल्स टू को हटा करके हम क्या बैठा सकते हैं सर, वेरिएशन का साइन आप बैठा सकते हैं। फिर यहाँ पे कौन है साथ में x माइनस वाई, पर सर आप ऐसा क्यों किए, बैठा तो सकते हैं सर, पर आप यहाँ पे उसको क्यों बैठाए भाई, अपने क्वेश्चन पे चले जाओ, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था दिस वेर इज दिस, ये ना प्रूफ करना था, देखो हो तो गया। तो इसीलिए हम लोग कांस्टेंट और इक्वल्स टू को हटाए क्या बैठाए वेरिएशन बैठाए। लेकिन हाँ
तो हम लोग को उसी टाइम बताना पड़ेगा कि k प्लस वन बाई के माइनस वन क्या है, कांस्टेंट, तभी इसको और इक्वल्स टू को हटा के वेरिएशन बैठाए। अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो इसको हटा के वेरिएशन नहीं बैठा पाते, अप्रूव नहीं होता है। चलो फिलहाल तो प्रूफ हो गया हम लोग का। पार्ट टू में देखो यहाँ पे दो वेरिएशन एक साथ आ गया ना, बोला है a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c एंड c इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। शो करना है a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। तो यहाँ पे देखो गिवन केस में दो दो वेरिएशन आ गया ना, तो हम एक काम करेंगे, लिखेंगे a वैरीज 1/c। अब इस वेरिएशन को हटा करके हम इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट बैठाते हैं ना, तो इस बार k मत लो, इस बार k1 ले लो। सर क्यों? क्योंकि एक और वेरिएशन हटाना ना, इसीलिए k1 और साथ में कौन है 1/c। तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू k1/c, हाँ से लिख सकते हैं। फिर देखो साथ में क्या दिया हुआ था, c वैरीज 1/b। तो फिर यहाँ पे हम वेरिएशन को हटा करके क्या बैठाएंगे, k2 बैठाएंगे, क्योंकि दो अलग अलग वेरिएशन एक साथ दिया हुआ है, तो एक में k1 ले लेंगे और एक में k2। जैसे पिछला क्वेश्चन में एक ही वेरिएशन था तो सिर्फ k लिए थे, यहाँ पे देखो दो दो वेरिएशन है तो k1 k2। अब सर अगर मान लीजिए कहीं पे अगर तीन वेरिएशन गिवन रहा तो हाँ, तो k1 k2 k3 तक जाना पड़ेगा हम लोग को। तो साथ में देखो क्या है, b है, तो लिखेंगे 1/b। तो c इज इक्वल्स टू k2/b। इसको करेंगे इक्वेशन 1, इसको करेंगे इक्वेशन नंबर 2। पर सर प्रूफ तो करने बोला है a वैरीज b, और आप ये क्या कर रहे हैं सब, अरे रुको अभी मजा आएगा, देखो ना। लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। एक काम करो, इक्वेशन 1 में a इक्वल्स टू k1/c है ना, ये बाई सी के जगह में हम ये नहीं बैठा सकते, देखो तो फ्रॉम 2 से k2/b, हाँ हाँ सर बैठा सकते हैं। तो c के जगह में हम क्या बैठाएंगे, k2/b बैठाएंगे। सर उससे क्या फायदा हो गया, उससे फायदा ये हुआ कि देखो c गायब हो गया, और देखो ए बी में रिलेशन चाहिए था, देखो c गायब हो गया। चलो और आगे बढ़ाते हैं, लिखेंगे a इज इक्वल्स टू, ये k2/b है ना, तो b को ऐसे कन्वर्ट करके ऊपर भेजेंगे, तो हो जाएगा k1/k2, और b ऊपर गया तो साथ में b हो गया। अब देखो मेरा k1 क्या था, कांस्टेंट। अच्छा यहाँ लिखना होगा वेयर k1 and k2 are constant of variation, constant of variation लिखना होगा यहाँ पे। अच्छा k1 तुम्हारा कांस्टेंट है, तुम्हारा k2 भी कांस्टेंट है, तो तुम्हारा k1/k2 क्या हो गया सर, कांस्टेंट हो गया, साथ में क्या है इक्वल्स टू। अब देखो कांस्टेंट और इक्वल टू को हटा करके वापस हम क्या बैठा सकते हैं सर, वेरिएशन बैठा सकते हैं। तो a वैरीज b, यहाँ पे लिखना होगा वेयर या सिंस k1/k2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या फायदा हुआ, वेरिएशन बैठा करके सर प्रूफ हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, काम खत्म। पार्ट थ्री में देखो यहाँ पे इस बार तीन वेरिएशन दिया है ना, a वैरीज b वैरीज 1/c एंड c वैरीज d। लेट अस राइट द रिलेशन ऑफ वेरिएशन बिटवीन a एंड d। a एंड d में हम लोगों को रिलेशन ऑफ वेरिएशन बताना है, यानी कि या तो डायरेक्ट बताना है या फिर इनवर्स होगा। तो चलो देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे देखो तीन वेरिएशन दिया हुआ है ना, तो हम तुम लोग को पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि अगर एक वेरिएशन दिया होगा तो k लेट करेंगे कांस्टेंट को, अगर दो वेरिएशन रहेगा तो k1 एंड k2। यहाँ पे तो तीन वेरिएशन आ गया तो क्या होगा, k1 k2 एंड k3। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होगा, a वैरीज b, तो लिखेंगे a इज इक्वल्स टू k1b। फिर यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, b वैरीज 1/c, तो हो जाएगा b इज इक्वल्स टू k2/c। यहाँ पे देखो वेरिएशन को हटा के क्या लिया, इक्वल्स टू में k2 और नीचे क्या था c। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ c वैरीज d, तो हो जाएगा c इज इक्वल्स टू k3d। यहाँ पर देखो वेरिएशन को हटा के हम क्या लिए k3, तो यहाँ पे लिखना होगा वेयर k1 k2 एंड k3 आर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब देखो अब हम लोग को a और d में रिलेशन बताना है ना, तो एक काम करेंगे इक्वेशन 1 2 3। पहले हम काम करेंगे 2 एंड 3 में, लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3। इन दोनों में क्या काम होगा, इन दोनों में ये होगा कि इक्वेशन 2 में जो तुम लोग को c दिख रहा है, वहां से हम c का वैल्यू k3d बैठा देंगे, तो दिखने में हो जाएगा b इज इक्वल्स टू k2, और c के लिए क्या बैठाएंगे k3d बैठाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर जैसे 4 हो गया। फिर हम काम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 में। सर यहाँ आप क्या कीजिएगा, हम यहाँ पे काम करेंगे, जो b का वैल्यू निकला है ना k2/k3d, हम यहाँ b के जगह में उसको बैठा देंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 4 लिखेंगे a इज इक्वल्स टू k1
और इस b की जगह में हम क्या बिठाएंगे, k2 बाई k3d। अब देखो मेरा k1 क्या है, कांस्टेंट, k2 क्या है कांस्टेंट, और k3 भी क्या है कांस्टेंट। अब देखो ये तीनों कांस्टेंट और इक्वल्स टू को हटा करके हम क्या बैठाएंगे, वेरिएशन का साइन बैठाएंगे। और d देखो कहाँ है, नीचे है, ऊपर 1 ना। अब अगर देखो d अगर नीचे है तो बताओ a और d में कैसा वेरिएशन है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। सर इनडायरेक्ट है, तो लिखेंगे a वेरीज 1/d, क्योंकि d देखो नीचे है। अब यहाँ पे वेरिएशन कैसे आया, तो लिखना होगा सिंस k1 k2 बाई k3 इज क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। फिलिंग यहाँ पे देंगे ऐसे, a एंड b और a एंड d आर इनडायरेक्टली रिलेटेड। हो गया आंसर। पार्ट 4 में क्या बोला है, x varies y, y varies z and z varies x. Let us find the relation among three constant of variation. थ्री कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन में रिलेशन बताना है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे x varies y है तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू k1y। फिर यहाँ पे देखो y varies z है तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू k2z। फिर यहाँ पे देखो z varies x है तो हो जाएगा z इज इक्वल्स टू k3x। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3। यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, पहले हम काम करेंगे फ्रॉम 2 एंड 3 में। क्या काम होगा सर, यहाँ पे ये जो z है, z के लिए हम यहाँ से क्या बैठा देंगे k3x, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू k2 k3x। अच्छा तुम लोग को बताना पड़ेगा k1 k2 एंड k3 आर क्या है सर, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, लिखना होगा आर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। चलो सही है। फिर देखो ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम काम करेंगे फ्रॉम 1 एंड 4 में, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 4। तो देखो यहाँ पे क्या करना होगा, x इज इक्वल टू k1 फिर साथ में y है ना, तो हम यहाँ से y के लिए क्या बैठा सकते हैं, k2 k3x बैठा सकते हैं। तो k1 लिखेंगे और y के लिए लिखेंगे k2 k3x। अब यहाँ से x वन जा कैंसिल, तो क्या बचा देखो k1 k2 k3 इज इक्वल टू क्या बचा है 1। तो क्वेश्चन में क्या था कि तीनों कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन में क्या रिलेशन है, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ थ्री कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, प्रोडक्ट ऑफ थ्री कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल्स टू 1। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखो x प्लस वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x माइनस वाई, तुमको शो करना है दिस वेरीज दिस। तो काम यहाँ से स्टार्ट होगा, x प्लस वाई वेरीज x माइनस वाई। अब एक काम करो, पहले ही तो ये वेरिएशन को हटा करके एक इक्वल्स टू और कांस्टेंट लिंक के, और साथ में कौन है x माइनस वाई लिखना पड़ेगा, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, k क्या है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, ये लिखना होगा। अब एक काम करो, x माइनस वाई को टान के x प्लस वाई के नीचे ले लो, तो हो जाएगा x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई और इज इक्वल्स टू में क्या k। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, हो सकता है जब तुम लोग इस तरह क्वेश्चन पहली बार बनाओगे ना तो थोड़ा सा अलग लगे, थोड़ा मतलब जैसे अगर तुम लोग कोई थ्योरी का चैप्टर बना के आया हो, कोई मेंसुरेशन का चैप्टर बना गया हो, या ट्रिगोनोमेट्री के बाद अगर इस चैप्टर को देख रहे हो तो अचानक से जो चैप्टर चेंज होता है ना, तो कंसेप्ट पूरा मिसमैच हो जाता है। मतलब सर ये क्या हो रहा है, यहाँ वेरिएशन कैसे आ गया, ये कैसे आया, वह कैसे आया। तो उसके लिए देखो सबसे बेस्ट होता है पहले प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चन तुम्हारे टीचर स्कूल में, ट्यूशन में, या हम चैनल पे जो हम बना रहे हैं, पहले जो क्वेश्चन तुमको बनाया जा रहा है तुम्हारे सामने, पहले उसको समझो, समझ करके उसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद कमांड कर लो, कमांड करने के बाद तुम ये क्वेश्चन पूछो कि सर ये कैसे बन रहा है, वो कैसे बन रहा है, हमको कैसे समझ में आएगा, हमको कैसे समझ में आएगा। ये पता तुम्हारा ना डाउट है, तुम्हारा क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा अगर तुम जो है प्रैक्टिस कर ले तो तब। अब होता है क्या है, बच्चा लोग प्रैक्टिस करता नहीं है, सम्स मतलब एक बार बनाया अब 6 महीने के बाद निकालेगा, वो बच्चे लोग को बड़ा डाउट रहता है, सर ये कैसे बना, वो कैसे बना, हमको कैसे समझ में आएगा, हमको कैसे समझ में आएगा। ये सारा डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा अगर तुम नंबर ऑफ प्रैक्टिस अगर बढ़ा दो अपना। उसके बाद देखना इस तरह का क्वेश्चन तुमको, अगर नया नया क्वेश्चन अगर हम देते हैं कि ऐसे बनाओ, तुम पहली बार अगर उस क्वेश्चन को देखोगे तब भी खुद से तुम बना लोगे, क्यों, क्योंकि तुम्हारा प्रैक्टिस किया हुआ है। अब हमको देखना पहुंचना है प्रूफ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे क्या है एक्स वाई। अब देखो हम लोग यहाँ पे पहले बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। क्यों सर, क्योंकि प्रूफ में स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
तो दिखने में हो जाएगा x प्लस वाई पे होल स्क्वायर बाई एक्स माइनस वाई पे होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू में के पे स्क्वायर, क्योंकि क्या किया हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है ना, तो इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर और यहाँ पर के पर भी स्क्वायर। इसके नीचे क्वेश्चन मतलब क्या है, 1 है। तुम लोग चैप्टर नंबर 5 में एक किए होगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो किए होंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। सर ये क्या होता है? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जैसे अगर हम लिखते हैं एक्स बाई वाई इज इक्वल्स टू ए बाई बी, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मतलब क्या था, पहले करेंगे दोनों का प्लस, फिर करेंगे दोनों का माइनस, फिर यहाँ पर करेंगे दोनों का प्लस और नीचे क्या होगा दोनों का माइनस। इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करें। तो देखो क्या हम इसको अगर अप्लाई करेंगे तो दिखने में कैसा होगा, देखो पहले क्या करते हैं दोनों का प्लस, फिर क्या करते हैं दोनों का माइनस। तो यहाँ पर भी देखो पहले करेंगे दोनों का प्लस, फिर क्या करेंगे दोनों का माइनस। तो उसको देखते हुए काम करो, ऊपर एक्स था नीचे वाई, तो हम लिखे थे एक्स प्लस वाई। यहाँ पे देखो ऊपर क्या है, पहले यहाँ पे लिख देना अप्लाइंग अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या करते हैं पहले दोनों का प्लस, तो देखो यहाँ पे क्या है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, प्लस दे करके नीचे वाला टर्म यानी कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया कॉम्पोनेंडो। डिविडेंडो मतलब क्या होता है दोनों का माइनस, पहले लिखेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, माइनस दे करके लिखेंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसी इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या होगा बोलो, के स्क्वायर प्लस 1 और नीचे के स्क्वायर माइनस 1, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। सर इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाना, ये फॉर्मूला भी हम लोग चैप्टर नंबर 5 में यूज किए हैं। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होता है 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग ऊपर में फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ए के जगह में एक्स है और बी के जगह में वाई है, तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और नीचे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, नीचे यूज होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। क्या है इसका फॉर्मूला सर 4ab, तो यहाँ पे ए की जगह में कौन है एक्स और बी की जगह में वाई, तो 4ab मतलब क्या 4xy। और यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 1 और के स्क्वायर माइनस 1 रहने दो। अब यहाँ पे कैंसिल करो, देखो 2 1 जा, यहाँ पे 2 2 जा कट। अब एक काम करेंगे, ये जो 2 हमारे पास बचा ना उसको क्रॉस करके यहाँ भेजो, तो दिखने में ऐसा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू में के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर माइनस 1 और साथ में क्या 2। अब देखो तुम्हारा के क्या था सर कांस्टेंट था, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट। तो एक और काम करो, ये एक्स वाई को ना यहाँ पे साथ में क्रॉस कर दो, तो दिखने में कैसा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे वाई हटा दो प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो ये पूरा वैसे है के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 1 साथ में 2 और साथ में क्या एक्स वाई। अब देखो तुम्हारा के कांस्टेंट है, तो उस हिसाब से ये पूरा पार्ट क्या हुआ कांस्टेंट, तुम्हारा 2 भी कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या है इक्वल्स टू, तो ये पूरा के वाला कांस्टेंट ये 2 और इक्वल टू सबको हटा के हम क्या बैठाएंगे सर वेरिएशन बैठाएंगे। तो दिखने में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेरिएशन एक्स वाई। यहाँ पे लिखना होगा तुम लोगों को सिंस 2 फिर यहाँ पे एक के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 का एक हम लोग और अल्टरनेटिव मेथड देखेंगे। 2 मेथड हम तुम लोग को सिखा रहे हैं, जो मेथड तुम लोग इजी लगेगा उससे कर लेना। देखो क्वेश्चन में कंडीशन क्या है ये वाला, तो कहानी यहीं से स्टार्ट होगा। लिखेंगे एक्स प्लस वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस वाई। सबसे पहले काम करेंगे, ये जो प्रोपोर्शन का साइन है वेरिएशन का, इसको हटा करके हम लोग इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट के ले लेंगे। वेयर के क्या है तुम्हारा, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। लिखेंगे वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये लिखना बहुत जरूरी है। जहाँ पे के लोगे या कोई भी अगर तुम लोग लेटर लेते हो तो वहाँ पे उसको बताना होगा कि वो क्या है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। अब एक काम करो, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा के एक्स माइनस के को वाई से करेंगे तो हो जाएगा के वाई। अब एक काम करो, ये एक्स वाला टर्म को उठा के यहाँ लियो, तो प्लस के एक्स यहाँ आएगा तो क्या बनेगा माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे पहले से कौन है माइनस के वाई है, प्लस वाई वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा माइनस वाई। बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ सर कॉमन है। क्या कॉमन है एक्स। अब बोलो x माइनस के एक्स में से हम x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ माइनस के बचा, क्योंकि यहाँ पे x है और x में से x कॉमन निकल गया, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या बचा 1 और के x में से x निकला तो क्या बचा k। उसी तरह यहाँ पे क्या कॉमन होगा y,
तो क्या हो जाएगा दिखने में -k-1। अब एक काम करते हैं, x को रोक लेते हैं, तो 1 - k कहाँ जाएगा, नीचे। ऊपर है हम लोग का -k-1 और साथ में कौन है, y। अब देखो तुम्हारा k कांस्टेंट है, तुम्हारा 1 भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा क्या हुआ, कांस्टेंट बना। तो हम एक काम करेंगे, इतना बड़ा कांस्टेंट के जगह हम एक नया कांस्टेंट ले लेंगे, यानी कुछ ऐसा, x इज इक्वल्स टू एम वाई। एम क्या है, एम एक कांस्टेंट है, यहाँ पे लिखना होगा वेयर m इज इक्वल्स टू -k-1 बाई 1 - k, और ये क्या है, एक कांस्टेंट है। क्योंकि अगर हमको बाद में अगर x का वैल्यू पुट करना होगा तो इतना बड़ा कांस्टेंट साथ में चलेगा ना, तो इस पूरे कांस्टेंट के बदले में हम एक कांस्टेंट क्या ले लिए, m। ये हम लोग का ये कंडीशन कंप्लीट हुआ। नाउ अब हम लोग अपना क्वेश्चन उतारेंगे। देखो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, हम लोग को प्रूव करना है x² + y² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू xy। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x² + y² बाई xy इज इक्वल्स टू, चलो अब हम लोग x का वैल्यू बैठाते हैं। x का वैल्यू क्या है, my। यहाँ पे देखो x दिख रहा है तो उसके लिए बैठाना my, और उस पर क्या स्क्वायर, साथ में y²। फिर यहाँ देखो x दिखा, बैठाना my और साथ में कौन है, y। चलो ऊपर ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा m² y² साथ में y², और my को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा my²। अब देखो ऊपर कुछ कॉमन है, y² कॉमन है। अब बोलो m² y² में से y² कॉमन लिए तो क्या बचा, m², और यहाँ से y² कॉमन निकल गया तो क्या बचा 1, और नीचे my²। अब देखो ऊपर नीचे कुछ कैंसिल होगा, हाँ सर कैंसिल होगा, y² कट, क्या बचा m² + 1 बाई m, और यहाँ पर क्या हम लोग का देखो पहले से यहाँ पे चल के आ रहा है हम लोगों का x² + y² बाई xy। अब एक काम करो, ये जो xy है ना, इसको क्रॉस करके हम यहाँ भेज देंगे। क्यों, क्योंकि जैसे हम लोग वहाँ पे देखो भेजेंगे तो हो जाएगा x² + y² इज इक्वल टू m² + 1 बाई m, और यहाँ पे xy को हम क्रॉस कर दिए। अब देखो तुम्हारा m क्या है, कांस्टेंट है, तुम्हारा 1 भी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये पूरा पार्ट कांस्टेंट हुआ, और इक्वल्स टू, कांस्टेंट और इक्वल्स टू को हटा करके हम क्या बैठा सकते हैं सर, वेरिएशन का साइन बैठा सकते हैं। जैसे वेरिएशन का साइन बैठाएंगे देखो हम लोग का प्रूफ हो जाएगा, लिखेंगे x² + y² वेरिएशन xy। लेकिन फिर तुमको बताना होगा वेयर m² + 1 बाई m, या फिर सिंस m² + 1 बाई m इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। देखो हो गया प्रूफ। अब देखो इससे फायदा ये हुआ कि यहाँ पे जो x का वैल्यू निकला ना my, तो हम लोग इसको 6 का 2 और 6 का 3 में भी यूज कर सकते हैं। अगर 6 का 2 में ऐसा कुछ क्वेश्चन रहा जहाँ पे हमको x का वैल्यू बैठाना होगा, तो x का वैल्यू हम क्या बैठा सकते हैं, my बैठा सकते हैं। पार्ट टू में क्या प्रूफ करना है, x³ + y³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x³ - y³, इसको प्रूफ करना है। तो जिसको प्रूफ करना होगा नाउ करके उसको क्या करते हैं, डिवाइड में लिखते हैं ना, तो x³ + y³ बाई x³ - y³। अब देखो यहाँ पे हमको x का वैल्यू फिर बैठाना है, तो x का वैल्यू हम पहले क्या निकाले हैं, my। तो जहाँ पे x है तो वहाँ पे क्या बैठा सकते हो, my, उस पर क्यूब, यहाँ पे y पे क्यूब, फिर यहाँ पे x के लिए my, उस पर क्यूब माइनस y³। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक बार पावर 3 m पर आएगा, एक बार y पर आएगा, तो दिखने में हो जाएगा m⁻3 y⁻3 प्लस y⁻3, और यहाँ हो जाएगा m⁻3 y⁻3 माइनस y⁻3। ऊपर क्या कॉमन है, y³ कॉमन है, क्या बचा m³ + 1। नीचे क्या कॉमन है सर, y³ कॉमन है, क्या बचा m³ - 1। क्या फायदा हुआ सर y³ कॉमन लेकर के, फायदा ये हुआ कि ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो मेरे पास क्या था, x³ + y³ बाई x³ - y³। अब हम एक काम करेंगे, ये जो नीचे में x³ - y³ है, अब बोलो क्या क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए सर, इसको यहाँ पे क्रॉस कर देना चाहिए, तो हो जाएगा x³ + y³, यहाँ पे हो जाएगा m³ + 1 बाई m³ - 1, और यहाँ पे x³ - y³। क्या फायदा हुआ क्रॉस करके, फायदा ये हुआ कि देखो ये पूरा पार्ट क्या है, कांस्टेंट, और ये इक्वल्स टू, तो कांस्टेंट और इक्वल्स टू हटा करके हम क्या बैठा सकते हैं, वेरिएशन। तो लिखेंगे x³ + y³ वेरिएशन x³ - y³। ये हो गया हम लोग का प्रूफ्ड। पार्ट 3, यहाँ पर देखो प्रूफ करना है ax + by डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू px + qy। अब यहाँ पे हम लोग का a b p q क्या है, ये सभी हम लोग का कांस्टेंट है, तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, नाउ करके डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे ax + by, नीचे में px + qy, सही है, इज इक्वल्स टू, फिर जहाँ पे x दिखेगा हम वहाँ पे क्या बैठा सकते हैं, my बैठा सकते हैं, तो लिखेंगे a
x के लिए एम वाई प्लस बी वाई, फिर यहाँ पे देखो p x के लिए एम वाई प्लस क्यू वाई। अब देखो इस वाले टर्म को देखो और इसको देखो, क्या कॉमन है दोनों में? सर दोनों में y कॉमन है, चलो y कॉमन ले लो, क्या बचा ए एम प्लस, अब देखो बी वाई से y निकला तो क्या बचा b बचा, फिर यहाँ पे देखो क्या कॉमन है y कॉमन है तो क्या होगा एम वाई प्लस क्यू। क्या फायदा हुआ सर, कट हो जाएगा। अब नीचे वाला को फिर ऐसे क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए एम प्लस बी एम वाई प्लस क्यू, यहाँ पे क्रॉस होगा पी एक्स प्लस क्यू वाई। अब देखो एम तो हम लोग का पहले ही बता चुके कांस्टेंट है, और ए बी पी क्यू ये सब क्या है, ये सब हम लोग का कांस्टेंट। अच्छा यहाँ पे हम लोग y कॉमन ले तो पी एम बचा ना, यहाँ पे पी एम, यहाँ पर भी क्या होगा पी एम। अब देखो हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि m हम लोग क्या है कांस्टेंट है, और यहाँ क्वेश्चन में ही पहले बोल दिया है कि ए बी पी क्यू सब क्या है कांस्टेंट है, तो ले दे करके ये पूरा क्या हुआ सर कांस्टेंट हुआ, ये क्या है इक्वल्स टू है, तो कांस्टेंट और इक्वल्स टू को हटा करके हम बैठाएंगे वेरिएशन, यहाँ हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू वाई। लेकिन यहाँ बताना पड़ेगा सीन्स ए एम प्लस बी बाई पी एम प्लस क्यू इज इक्वल्स टू क्या कांस्टेंट, है ना, ये पूरा कांस्टेंट था, तभी तो कांस्टेंट और इक्वल्स टू को हटा करके हम वेरिएशन बैठाए। अगर इस कांस्टेंट के बीच में अगर y रहता, जैसे हम y यहाँ पे गलती से दे दिए थे, अगर यहाँ y रह जाता तो ये पूरा तो कांस्टेंट नहीं होता, अगर ये पूरा कांस्टेंट नहीं होता तो इसको हटा के हम वेरिएशन नहीं बैठा पाते। तो देखो अब ये पूरा कांस्टेंट हम पहले बता दिए यहाँ पे, और इक्वल्स टू है तो उसको हटा के हम क्या बैठाएंगे वेरिएशन, ये हो गया हम लोग का रूट। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी, प्रूफ करना है ए प्लस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखो अगर कभी किसी क्वेश्चन में कोई ऐसा टेक्निक आ जाए कि जैसे तुम वो नहीं जानते हो, तुम्हारे दिमाग में वो नहीं आ रहा था, दूर दूर तक नहीं आ रहा था, लेकिन सर वो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत बच्चे लोग क्या होता है, जैसे मान लेते कुछ टाइम से अच्छा खासा मैथ में प्रैक्टिस कर लिया और एक कमांड हो गया उसको, अब उसको लगता है कि जो क्वेश्चन छुएगा सब उससे बन जाएगा। अब उस बीच में उसके टीचर एक सम बनाते हैं जिसमें एक नया टेक्निक यूज़ करते हैं, जो टेक्निक उसको दिमाग से बहुत ऊपर है, अब वो डिमोटिवेट हो जाता है, सर ये मतलब कैसे, हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये टेक्निक लगाना है, यहाँ पे ये करना, वहाँ पे वो करना, अच्छा नहीं लग रहा, नहीं करेंगे सम, उसको ऐसा फीलिंग आता है। पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम्हारे टीचर अगर कोई नया टेक्निक कभी अगर यूज़ करते हैं तो उस टेक्निक को तुम फिर से रिविज़न करो, 5-6 बार रिविज़न कर लो। अब इससे क्या होगा, उससे रिलेटेड जब सम फ्यूचर में देखोगे तो फिर तुमको आ जाएगा। अब तुम्हारे 2 महीना प्रैक्टिस करने से तुम मैथ के बाबा तो नहीं बन गए ना भाई, तुमको कुछ चीज़ पता चला है, कुछ चीज़ तो अभी पता चलते रहेगा, कुछ चीज़ का बहुत कुछ अभी पता चलना बाकी है। लेकिन बहुत बच्चे लोग क्या करता है, 2 महीना प्रैक्टिस के लिए उसको लगता है बस अब दुनिया में जितना मैथ आएगा सब वो बना लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो सम में तुमको कमांड हो गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी किसी सम में अगर कोई नया टेक्निक यूज़ अगर हो तो उसको जम करके प्रैक्टिस करो और सोचो सर अच्छा बना ये सम अभी हम सीख लिए, इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन फ्यूचर में आएगा तो आराम से हम लोग कर लेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे देखो ये हम लोग को दिया हुआ है और ये हम लोग को प्रूफ करना है। यहाँ पे हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे उसको ध्यान से देखोगे और उसको जम के प्रैक्टिस करना है। हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेरिएशन क्या है ए बी, तो हम यहाँ पे वेरिएशन को हटा करके इक्वल्स टू एक कांस्टेंट ले लेंगे और साथ में कौन है ए बी है। अब एक काम करो, अच्छा पहले लिख दो वेयर के क्या है, लिख देंगे वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ये भाई लिखना पड़ेगा हम लोग को कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब एक काम करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के नीचे इस ए बी को टान लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी और इक्वल्स में कौन रह गया के, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, हाँ सर सही है। अब हम एक काम करेंगे, इक्वल्स टू में नीचे नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 2ab और यहाँ पे के नीचे में 2 1 2, क्या किए इक्वल्स टू में नीचे नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब सर आप 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए, मेरे दिमाग में तो कुछ चल रहा है इसीलिए हम किए हैं। अच्छा अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। हम पिछले कुछ क्वेश्चन में बता दिए कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कैसे अप्लाई होगा। जैसे मान लेते हैं एक्स बाई वाई इज इक्वल्स टू है ए बाई बी, हम बोलेंगे इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो कॉम्पोनेंडो मतलब होता है पहले इन दोनों का प्लस करेंगे और डिविडेंडो मतलब होता है इन दोनों का माइनस, फिर कॉम्पोनेंडो मतलब होता है इन दोनों का प्लस और डिविडेंडो मतलब क्या होगा इन दोनों का माइनस। तो यहाँ पर भी वही करना है, अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो मतलब क्या, दोनों का प्लस,
यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दे करके 2ab, डिविडेंडो मतलब होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस दे करके 2ab। यहाँ पर भी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो तो हो जाएगा k प्लस 2 और नीचे हो जाएगा k माइनस 2। अब देखो क्या फायदा हुआ 2 से मल्टीप्लाई करके और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा करके। फायदा ये हुआ कि अगर ध्यान से तुम लोग इसको देखो, क्या ये कोई फॉर्मूला लग रहा है? सर ये तो हम लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सर ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। हाँ बिल्कुल, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सर नीचे सर ये हम लोग बता दे रहे हैं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे k प्लस 2 नीचे में k माइनस 2। सही यहाँ तक। अब देखो हम लोग लग रहा है ना धीरे धीरे हम लोग अपने प्रूफ की तरफ पहुंच रहे हैं। प्रूफ में क्या था a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर भी देखो आ गया a प्लस बी ए माइनस बी। अब कोई बोलेगा नहीं सर इसमें तो स्क्वायर है, अरे हाँ तो काम बाकी अभी खत्म कहाँ हुआ। देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे a प्लस बी पे भी स्क्वायर है और a माइनस बी पे भी होल स्क्वायर है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? देखो तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी इस पे होल स्क्वायर, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर था तो एक ही बार में होल स्क्वायर चढ़ा दिए, हाँ से लिख सकते हैं। इज इक्वल्स टू में क्या है k प्लस 2 बाई के माइनस 2। अब एक काम करिए होल स्क्वायर को यहाँ भेजो तो यहाँ जाएगा आप देगा रूट बन जाएगा, तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल्स टू रूट ओवर k प्लस 2 के माइनस 2। हाँ सर सही है। अब एक काम करो इसको ऐसे क्रॉस मार दो, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू रूट ओवर k प्लस 2 के माइनस 2, यहाँ पे a माइनस बी। अब बोलो क्या मेरे दिमाग में अब चल रहा है? सर आपके दिमाग में चल रहा है कि ये जो पूरा कांस्टेंट है और ये जो इक्वल्स टू है इन दोनों को हटा करके आप वेरिएशन बैठाइएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रूफ में देखो वही है। तो लिखेंगे a प्लस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस बी। रीजन बताना होगा सिंस रूट ओवर k प्लस 2 बाई के माइनस 2 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। देखो कितना जबरदस्त हम लोग इसको जाल में अपना फंसाए, इस क्वेश्चन को कहाँ थे, देखो कहाँ तक हम लोग आए हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वेरिएशन हटा करके के ले करके इसको ऐसे फॉर्म में लाना है, फिर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सोचो अगर कोई 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते, जैसे अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते ए भी रहने देते, अब सोचो अगर ए भी रहने देते अगर उसके बाद तुम कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाते तो क्या दिखता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बोले किसी का फॉर्मूला है? नहीं सर बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग पहले नीचे नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो हम लोग अप्लाई किए। उसका देखो धीरे धीरे प्रूफ को देखते हुए काम खत्म कर दिए। अब अगर किसी बच्चे को लगता है सर ये तो आप एकदम नया टेक्निक यूज़ कर दिए, हम लोग तो सोचे भी नहीं थे कि ये ऐसे बनेगा, नहीं सोचे थे, अब सोच लेना। उसको जम करके प्रैक्टिस करो, जम करके प्रैक्टिस करोगे उसके बाद देखना इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा, जब तुम बना लोगे तब फिर तुमसे पूछेगा सर अरे भाई इतना हेवी क्वेश्चन तुम कैसे बना लिए, तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? तो मन में सोचेगा यार ये तो हम प्रैक्टिस करके आए हैं, बताना नहीं उन लोग को लेकिन मन में सोचना रही तो हम प्रैक्टिस करके आए। पार्ट टू ही बहुत ईजी रहेगा। देखो बोला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। प्रूव करना है हम लोग को एक्स प्लस वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस वाई। बहुत ईजी रहेगा। देखो सबसे पहले इसमें काम करेंगे, इसमें काम करने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे अपने प्रूफ में। देखो यहाँ पे क्या काम होगा, अब तो हमको लग रहा है तुम लोग को समझ में आता होगा क्या करना होगा। सर वेरिएशन हटाइए, वेरी गुड, इक्वल्स टू में कांस्टेंट बैठाएंगे, साथ में क्या है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ हो जाएगा के एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब। एक क्वेश्चन में ऐसा किए थे हम लोग ना, पूरा एक्स वाला टर्म को एक जगह फिर वाई वाला टर्म को एक जगह। तो यहाँ देखो एक्स क्यूब प्लस के एक्स क्यूब, यहाँ आएगा तो क्या बनेगा माइनस के एक्स क्यूब। यहाँ पे देखो पहले से क्या है माइनस के वाई क्यूब और ये प्लस वाई क्यूब वहाँ जाएगा तो माइनस वाई क्यूब। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, सर एक्स क्यूब कॉमन है, बहुत अच्छे। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है और तुम एक्स क्यूब कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं ना, तो क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। जब कुछ नहीं बचता है तो 1 लिखते हैं माइनस के एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब निकला तो क्या बचेगा सर के बचेगा। इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या कॉमन है सर वाई क्यूब कॉमन है, तो हो जाएगा माइनस के माइनस 1, क्योंकि वाई क्यूब में पूरा वाई क्यूब निकल गया तो यहाँ पे कुछ मतलब क्या बचा 1 बचा। अब एक काम करते हैं, ये एक्स क्यूब के नीचे ना वाई क्यूब को टान लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है माइनस के माइनस 1, इसको नीचे भेजो 1 माइनस के। क्या किया वाई क्यूब को यहाँ नीचे टाने और इसको यहाँ भेज दिए, देखो नीचे चला गया तो 1 माइनस के, ऊपर में माइनस के माइनस 1। अब एक काम करो, ये जो पूरा इतना बड़ा कांस्टेंट देख रहे हो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नया कांस्टेंट जिसे हम m सोच लेंगे। m यहाँ बताना पड़ेगा वेयर m इज इक्वल्स टू
माइनस के माइनस वन बाई वन माइनस के इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, अब वाई क्यूब को यहाँ पे क्रॉस कर दो तो हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एम वाई क्यूब। अब ये क्यूब वहां जाएगा तो क्या बनेगा, क्यूब रूट बनेगा। तो दिखने में हो जाएगा x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ एम वाई क्यूब। अब देखो m पर तो क्यूब रूट रह जाएगा, लेकिन y क्यूब पे क्यूब रूट, तो y पर क्यूब है और क्यूब पे क्यूब रूट है, तो ये क्यूब और क्यूब रूट दोनों क्या होगा, कैंसिल। क्या बचेगा, y बचेगा। वेरी गुड। तो क्या बचा देखो, x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ एम वाई, ये हम लोग का x का वैल्यू हुआ। नाउ अब हम लोग अपना क्वेश्चन उतार देंगे। क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई कर दो, है ना। इसको जो वेरिएशन को प्रूव करना तो क्या करते हैं, उसको बाई में लिख लेते हैं। देखो बाई में लिख लिया, इज इक्वल्स टू, अब देखो x के जगह में क्या बैठाओगे, क्यूब रूट ऑफ m साथ में y, तो x के लिए क्यूब रूट ऑफ m साथ में y प्लस y, फिर यहाँ देखो x के लिए क्यूब रूट ऑफ m y और माइनस y। अब देखो ऊपर में इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, सर y कॉमन है। देखो जैसे ही y हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, क्यूब रूट ऑफ m प्लस वन, और यहाँ पर भी अगर y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, क्यूब रूट ऑफ m साथ में माइनस वन। क्योंकि y कॉमन ले रहे हो ना, जब y यहाँ से कॉमन ले लेते हो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या बचा, वन बचा। क्या फायदा हुआ कॉमन लेके, सर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, बहुत अच्छे। अब इसको ऐसे क्रॉस करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल्स, ये तो पूरा रहेगा क्यूब रूट ऑफ m प्लस वन, क्यूब रूट ऑफ m माइनस वन, और यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई। अब देखो ये पूरा कांस्टेंट है, ये इक्वल्स टू है, तो पूरा कांस्टेंट और इक्वल्स टू को हटा के हम क्या बैठाएंगे, सर वेरिएशन बैठाएंगे। तो x प्लस वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x माइनस वाई। यहाँ बताना पड़ेगा हम लोग को, सिंस क्यूब रूट ऑफ m प्लस वन और क्यूब रूट ऑफ m माइनस वन क्या था, कांस्टेंट, इसीलिए उसको और इक्वल्स टू को हटा के हम क्या बैठाए, वेरिएशन। हो गया प्रूफ। एकदम जम करके प्रैक्टिस करोगे ना, एकदम कमांड हो जाएगा इसमें। पार्ट टू का तुम लोग एक और अल्टरनेटिव मेथड देखो, जो मेथड तुम लोग को इजी लगेगा उससे बना लेना। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले फिर वही करना है, वेरिएशन को हटा करके इक्वल्स टू एक कांस्टेंट, साथ में क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इसको टान के नीचे कर लो तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और नीचे में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू में के, इसके नीचे कुछ मतलब क्या है, वन। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो लिखेंगे अप्लाइंग कॉम्प एंड डिव, यानी कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो मतलब क्या, दोनों का प्लस, तो पहले ऊपर वाला लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, प्लस दे करके नीचे वाला टर्म क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। फिर डिविडेंडो मतलब क्या होता है, ऊपर वाला टर्म माइनस देके नीचे वाला टर्म, तो पहले ऊपर वाला टर्म लिखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, माइनस दे करके नीचे वाला टर्म लिखना है ना, यानी कि माइनस से नीचे वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स क्यूब और माइनस माइनस प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू में क्या होगा, के प्लस वन, के माइनस वन, क्योंकि यहाँ भी अप्लाई होता है ना। ये नीचे वाला पार्ट समझ में आया, नीचे में क्या करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं ना, तो ऊपर वाला टर्म माइनस दे के नीचे वाला टर्म, तो माइनस से नीचे वाला टर्म क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स क्यूब और माइनस माइनस प्लस वाई क्यूब। अब देखो ऊपर में कुछ कैंसिल होगा, हाँ होगा, प्लस वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब, नीचे प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, क्या बचा, टू एक्स क्यूब बाई टू वाई क्यूब इज इक्वल्स टू के प्लस वन बाई के माइनस वन। अब यहाँ पे टू टू कट कर दो, क्या बचा, बचा हम लोग के पास में एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब इज इक्वल्स टू, इसके लिए हम एक नया कांस्टेंट m सोच लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कांस्टेंट लग रहा है ना, इसके लिए एक छोटा कांस्टेंट m। अब तुमको यहाँ बताना पड़ेगा कि वेयर m क्या है, वेयर m इज इक्वल्स टू k प्लस वन बाई के माइनस वन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब एक काम करो, y क्यूब को यहाँ पे क्रॉस कर दो तो कैसा दिखेगा, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एम वाई क्यूब। अब एक काम करते हैं, क्यूब यहाँ भेजते हैं तो हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ एम वाई क्यूब। अब देखो अगर इसको अलग अलग करें तो हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ एम, और हम बोलेंगे बताओ वाई क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा, तो बोलोगे सर क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, तो वाई क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, यहाँ पे क्या है एक्स। अब एक काम करो, वाई को टान के नीचे ले लो तो हो जाएगा एक्स बाई वाई इज इक्वल्स टू में क्या बचा, बचा क्यूब रूट ऑफ एम। सही, यहाँ तक प्रूफ हमको करना है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई ना, तो हम सोच रहे क्यों ना यहाँ पे फिर हम अगेन कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई कर दे, तो लिखेंगे अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या होता है कॉम्पोनेंडो, पहले दोनों का प्लस यानी कि x प्लस वाई, फिर नीचे माइनस दोनों का x माइनस वाई, इसके नीचे समझ लो वन है तो हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ m प्लस वन, या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ m माइनस वन
अब इसको ऐसे क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ m प्लस वन, नीचे क्यूब रूट ऑफ m माइनस वन, और इसको जब क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई। अब इस पूरे को हटा के क्या बैठाएंगे, पूरे को हटा के हम लोग बैठाएंगे वेरिएशन, और यहाँ हम लोग को बताना पड़ेगा कि ये पूरा पार्ट क्या है, कांस्टेंट है। हो गया प्रूफ। देखो तो जो मेथड तुम लोग को इजी लगे उससे ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इससे पहले देखो हम लोग इसमें एक क्वेश्चन ऐसा कर रहे थे ना, जहां बोला गया था कि जैसे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, ऐसा था ना, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y बाई z, ऐसे था ना। तो कुछ ऐसे यहाँ पे कंसेप्ट हम लोग का यूज होगा। यहाँ पे देखो क्या बोला है, 15 फार्मर्स है, कल्टीवेट कर रहा है 80 बीघा ऑफ लैंड, कितना दिन में, 5 डेज में। लेट अस डिटरमिन बाय यूजिंग द थ्योरी ऑफ वेरिएशन, ठीक है, जो चैप्टर का नाम है हम लोग का, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय 10 फार्मर्स टू कल्टीवेट 12 बीघास ऑफ लैंड। कितना इजी कंसेप्ट है। यहाँ पे देखो क्या क्या यूज किया है, फार्मर्स है, बीघास ऑफ लैंड है एंड डेज है। क्या क्या देखो, फार्मर्स है यहाँ पे, बहुत इजी, देखो तो मजा आ जाएगा। और ऐसे ही फिर और एक दो क्वेश्चन रहेगा तो उसको खुद से भी ट्राई तुम लोग कर सकते हो अगर इसको सीख गए तो। दूसरा क्या हम लोग का, एरिया ऑफ लैंड, और तीसरा क्या है, डेज है। ये 3 कंसेप्ट हम लोग का, जिसमें हम लोग से लास्ट में बोला है बाय यूजिंग द थ्योरी ऑफ वेरिएशन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, कितना नंबर ऑफ डेज चाहिए होगा बताइए। तो खैर एक काम करो, फार्मर्स को हम लेट करेंगे x, एरिया ऑफ लैंड को हम लेट करेंगे y एंड डेज को हम लेट करेंगे z। लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ farmers, let the number of farmers be x, area of land be y and number of days be z। अच्छा अब देखो यहाँ पे हम लोग ना कुछ थ्योरी ऑफ वेरिएशन पहले अप्लाई करते हैं। हमको बताओ तो ये फार्मर यानी कि x और बीघास ऑफ लैंड यानी कि जो एरिया ऑफ लैंड है, एरिया ऑफ लैंड यानी कि y, बताओ तो इन दोनों में कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट या इनवर्स। मतलब अगर हम नंबर ऑफ फार्मर्स अगर बढ़ाते हैं तो ज़्यादा एरिया ऑफ लैंड कल्टीवेट होगा या कम। सर अगर फार्मर बढ़ाते हैं तो सर तो एरिया ऑफ लैंड ज़्यादा कल्टीवेट होगा। अब 10 फार्मर लगा करके हम 5 बीघा लैंड कल्टीवेट कर रहे हैं, अगर हम 50 फार्मर लगा दें तो ज़्यादा बीघा ऑफ लैंड कल्टीवेट होगा या कम, सर ज़्यादा होगा। यानी कि नंबर ऑफ फार्मर्स एंड एरिया ऑफ लैंड यानी कि जो बीघा ऑफ लैंड उसमें कैसे रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। लेकिन अगर हम बात करें फार्मर एंड नंबर ऑफ डेज का, अगर हम बात करें तो कैसा रिलेशन है, फार्मर्स मतलब x और डेज मतलब क्या, z। बताओ फार्मर और डेज में कैसा रिलेशन है। सर अगर फार्मर ज्यादा होगा तो डेज कम लगेगा, क्योंकि भाई फार्मर ज्यादा है, ज्यादा काम होगा तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। तो फार्मर्स अगर ज्यादा है तो डेज क्या होगा, कम, और फार्मर अगर कम है तो डे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे x और z मतलब कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट या इनवर्स। सर इनवर्स होगा। इनवर्स, इनवर्स क्यों, डायरेक्ट होना चाहिए ना। नहीं सर डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट मतलब तो होता है कि x बढ़ेगा तो z भी बढ़ेगा, पर यहाँ x अगर बढ़ाते तो z क्या होगा, कम होगा। तो कैसा रिलेशन है, इनवर्स है। तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z। देखो ये दो रिलेशन हम लोग का आकर के दूंगा। सर यहाँ पे जो क्वेश्चन थे आप इसमें थ्योरी ऑफ वेरिएशन क्यों लगा रहे हैं सर, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है थ्योरी ऑफ वेरिएशन को यूज कीजिए। तो यहाँ क्लियर हो। चलो अब इसी को हम लोग थोड़ा स्टेटमेंट में लिखेंगे। देयर एग्जिस्ट या फिर देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन, देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन या फिर रिलेशन, डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन नंबर ऑफ फार्मर्स, between number of farmers and area of land, area of land। तो हम बोल सकते हैं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इसको इक्वेशन 1 करके हम लोग ऐसे छोड़ देंगे। फिर लिखेंगे there is an inverse relation, there is an inverse relation between the number of farmers
एंड नंबर ऑफ डेज। तो हम लिख सकते हैं x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, हाँ से लिख सकते हैं। इसको कर दो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हम लोग 1 और 2 दोनों वेरिएशंस को हम लोग कंबाइन करेंगे। लिखेंगे हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2 या फिर कंबाइनिंग 1 एंड 2। कंबाइनिंग लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिखेंगे कंबाइनिंग 1 एंड 2, दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे। यहाँ देखो x वेरीज y है एंड x इनवर्सली वेरीज z है ना, तो हम दोनों को ऐसे लिख सकते हैं x वेरीज y बाई z, दोनों को मिला के लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे x ऊपर है और यहाँ y ऊपर है, इसका मतलब x और y में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। यहाँ x ऊपर है और z नीचे है, यानी कि x और z में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। गुड। अब एक काम करो, इस वेरिएशन को हटा करके इक्वल्स टू एक कांस्टेंट बिठाएंगे। तो लिखेंगे x इज इक्वल्स टू k y बाई z। यहाँ पे k क्या है, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। सही है, बहुत सही। चलो अब हम लोग का टाइम आ गया वैल्यूज पुट करने का। स्टार्टिंग में देखो फार्मर कितना था 15 और फार्मर मेरा क्या है x है, तो x की जगह में 15 k इंटू वाई क्या था हम लोग का, एरिया ऑफ लैंड हम लोग लेट किया है ना, तो y का वैल्यू कितना है 18। फिर देखो z क्या था, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज कितना दिया हुआ है 5, तो लिखेंगे 5। अब बोले यहाँ पे सॉल्व करके किसका वैल्यू मिलेगा, सर k का वैल्यू मिलेगा। हम लोग जानते हैं इक्वल्स टू में ऊपर ऊपर कैंसिल होता है, 3 6 जा 3 5 जा, क्या बचा 5 इज इक्वल्स टू 6k बाई 5, क्रॉस करेंगे तो 6k इज इक्वल्स टू 25, k को रोक लेंगे तो हो जाएगा 25 बाई 6, ये हुआ। अगेन इसको हम लोग एक काम करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे। लिखेंगे अगेन फ्रॉम 3, फिर इक्वेशन 3 में आ जाओ, फिर हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करेंगे। फिर क्या बोला था क्वेश्चन में, नंबर ऑफ डेज बताना है। देखो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, तुमको नंबर ऑफ डेज बताना है। नंबर ऑफ डेज हम लोग क्या था z, तो इस बार हम लोग को z का वैल्यू बताना है। एक्स वाई दिया हुआ है, z हम लोग को इस बार बताना है। एक्स वाई क्या देखो, एक्स वाई में देखो 10 फार्मर्स, यानी कि x का वैल्यू कितना है 10 इज इक्वल्स टू k। क्या k का वैल्यू जानते हो, हाँ हाँ सर जानते हैं, k का वैल्यू 25 बाई 6, बहुत सही 25 बाई 6। फिर देखो यहाँ पे इंटू वाई बाई जेड है ना, तो हम लोग y जानते हैं, यानी कि एरिया ऑफ लैंड हम लोग जानते हैं कितना है, देखो 12 बीघास है, 12 बीघास, तो y के लिए क्या होगा 12। लेकिन हम लोग देखो z नहीं जानते हैं, क्योंकि z तो फाइंड करना है नंबर ऑफ डेज, तो यहाँ पे z रहने दो। अब देखो सोचो, अगर हम लोग k का वैल्यू नहीं निकालते, अगर k का वैल्यू नहीं निकालते तो यहाँ पे नहीं पुट होता। अगर यहाँ पे k के जगह में k रह जाता तो क्या z का वैल्यू मिलता, नहीं मिलता। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, पहला वैल्यू से हम लोग k निकाल लिए, सेकंड वाले से हम लोग z का वैल्यू निकाल लेंगे। चलो कैंसिल करो, 6 1 जा 6 2 जा कट, इक्वल्स टू में ऊपर ऊपर कैंसिल होता है ना, तो 5 5 जा 5 2 जा कट, फिर ऊपर ऊपर कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 1 जा 2 1 जा, तो क्या बचा देखो 1 इज इक्वल्स टू 5 बाई z बचा, क्रॉस करो z 1 जा z इज इक्वल्स टू में क्या है 5, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज क्या होगा 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का वेरिएशंस एंड मेंसुरेशन का कॉम्बो पैक है, ठीक है। तो देखो बोला है क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर वेरीज डायरेक्टली विद क्यूब ऑफ इट्स रेडियस। क्वेश्चन में बोला है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स रेडियस, मतलब क्या r पर क्यूब। अब एक काम करो, वेरिएशंस को हटा करके इक्वल्स टू k और साथ में क्या है r क्यूब। यहाँ पे लोग बोल जाएंगे वेयर k क्या है, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। चलो सही यहाँ तक। तो v यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब और इक्वल्स टू में क्या है k r क्यूब। अब एक काम करो, बोथ साइड से r क्यूब कैंसिल कर दो, तो k का वैल्यू क्या बचा 4/3 पाई, किसका वैल्यू मिला k का वैल्यू मिला। इसको यहाँ पे भी रहने दो। अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बोला है 3 सॉलिड स्फीयर्स हैविंग लेंथ ऑफ 1.5 2 and 2.5 meter diameter are melted and a new solid sphere is formed। अब बोला है कि 3 छोटा छोटा सॉलिड स्फीयर है, इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया। तो बताइए बड़ा वाला स्फीयर का रेडियस क्या होगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है हम लोग से लेट अस फाइंड द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द न्यू स्फीयर। जो न्यू स्फीयर है उसका डायमीटर क्या होगा, तो पहले इसका रेडियस निकालेंगे, फिर उसको हम लोग डबल कर देंगे। अब देखो ये जो 3 छोटा छोटा स्फीयर है, इन तीनों का जो वॉल्यूम का सम होगा
वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला स्फीयर। जैसे मान लेते इसका वॉल्यूम अगर 3 है, इसका वॉल्यूम मान लेते 7 है, इसका वॉल्यूम मान लेते 2 है, तो इन तीनों को मेल्ट करके इसको बनाया गया। तो बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा। सर इसका वॉल्यूम जो है वो 12 हो जाएगा। कैसे, इन तीनों का वॉल्यूम को क्या किए, प्लस कर दिया हम लोग। तो यहाँ पर देखो हम लोग वही करने वाले हैं। तीनों का डायमीटर पता है, यानी कि तीनों का रेडियस पता है। अगर तीनों का रेडियस पता है तो तीनों का वॉल्यूम निकालो, निकाल करके सम करेंगे तो बड़ा वाले स्फीयर का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ फर्स्ट स्फीयर, डायमीटर ऑफ फर्स्ट स्फीयर। पहला वाला जो स्फीयर है उसका डायमीटर देखो कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर। इसको मिक्स में ले लेंगे, इसको इम्प्रॉपर में लेंगे तो क्या होगा, 3/2 मीटर। ये तो डायमीटर बना, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस हो जाएगा इसका 3/2 है। अब डायमीटर को 2 से डिवाइड करते तो रेडियस मिलता है हम लोग को। तो ये अपना डायमीटर है ना, इसी को 2 से डिवाइड करो, यानी कि बाई 2 कर दो, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, रेडियस मिलेगा। तो हो जाएगा 3 और नीचे 2 2 4 मीटर। ये क्या हुआ हम लोग का, रेडियस हुआ। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर। तो बताओ वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। आर मतलब क्या, रेडियस पर क्यूब, पर यहाँ पे रेडियस क्या निकला 3/4, तो लिखेंगे 3/4 पे क्यूब और यहाँ मीटर क्यूब। अब एकदम सेम प्रोसेस से हम लोग बाकी दोनों में करेंगे। पहले हम लोग सेकंड वाले स्फीयर का क्या लिखेंगे, डायमीटर, फिर उसका लिखेंगे हम लोग रेडियस, तब उसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, लिखेंगे सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर। सेकंड वाला स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो सेकंड वाला देखो इसका डायमीटर 2 है, तो रेडियस क्या होगा 1, तो हो जाएगा 4/3 1 पे क्यूब, यहाँ मीटर क्यूब। फिर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई। थर्ड वाले स्फीयर का देखो डायमीटर कितना है, 2.5 मतलब क्या, 5/2। अब अगर ये डायमीटर इसका रेडियस के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/4, तो हो जाएगा 5/4 पे क्यूब, 5/4 और उस पे क्या क्यूब, ये हो गया मीटर क्यूब। अब इन तीनों वॉल्यूम को सम करेंगे तो बड़ा वाला स्फीयर का हम लोग को वॉल्यूम मिल जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर यानी कि V। तीनों को सम करो तो लिखेंगे 3/4, यहाँ पे 3/4 पहले लिखो, पहले लिखो 4/3 पाई 3/4 पे क्यूब, प्लस दे करके लिखेंगे 4/3 पाई 1 पे क्यूब, फिर लिखेंगे 4/3 पाई 5/4 पे क्यूब। इन तीनों को प्लस करना है, तो एक काम करो तीनों से हम लोग कुछ कॉमन लेते हैं। देखो तीनों में क्या कॉमन है, सर 4/3 पाई तीनों में कॉमन है, वेरी गुड। तो यहाँ बना रहे हैं 4/3 कॉमन ले लो, 4/3 कॉमन लेंगे और पाई कॉमन लेंगे। क्या बचा देखो, यहाँ बचा 3/4 पे होल क्यूब। तो 3/4 का होल क्यूब क्या होता है, 27/64, सही है। फिर देखो 1 का क्यूब 1, और यहाँ पे 5/4 का क्यूब क्या होगा, 125/64। यहाँ पे एक और स्टेप दिखाते हैं हम लोग, 4/3 पाई, चलो एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा 64, तो ऊपर हो जाएगा 27 + 64 + 125, यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई। अब इन तीनों को प्लस कर दो, क्या होगा देखो 5 4 9 9 7 16, कैरी 1 2 और 1 3 6 9 9 और 2 11, कैरी 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2/64। ये किसका वैल्यू हम लोग का निकला, V का वैल्यू निकला। पर हमको चाहिए क्या, डायमीटर। डायमीटर मतलब पहले क्या निकालना होगा, रेडियस। तो एक काम करो, ये जो V का वैल्यू है ले करके इसमें आ जाओ। अपना हम लोग आएंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 कर दो इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में आकर के हम लोग देखो V के जगह में क्या बैठाएंगे, ये वाला पूरा बैठाएंगे V के जगह में। यहाँ पे K के जगह में क्या बैठाओगे, 4/3 पाई बैठाओगे। तो किसका वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को, R का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये पार्ट हम मिटा रहे हैं। थोड़ा हो सकता है बच्चे लोगों को कॉम्प्लिकेटेड तुम लोग को लगता होगा, पर कोई बात नहीं, उसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करो, 1-2 बार देख लो अच्छे से कैसे बन रहा है, और एक मोटिवेशन के साथ उन्होंने देखो। जब तक अपने आप को वैसा फील नहीं करोगे ना, जैसे अपने आप को जब तक एक मैथ में एक स्मार्ट स्टूडेंट अगर फील नहीं करोगे तब तक तुम स्मार्ट बन नहीं पाओगे। जैसे अगर किसी को अच्छा डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई करते वक्त अपने आप को एक डॉक्टर उसको फील करना चाहिए कि हाँ भाई हमको डॉक्टर बनना है, हम डॉक्टर बनने लायक है, हम डॉक्टर बनेंगे तो ये करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे तो वो करेंगे, हम डॉक्टर बन सकते हैं। अपने आप को डॉक्टर वाला फीलिंग दिखाओ, तब जाकर तुम डॉक्टर बन पाओगे। अगर किसी को लॉयर बनना है तो सोचो कि हम लॉयर बन सकते हैं, मेरे अंदर वो क्वालिटी है, या हम क्वालिटी अपना देख सकते हैं। कहीं पे जा रहे हैं, किसी पॉइंट पर किसी से बहस कर रहे हैं, किसी एविडेंस का बात कर रहे हैं, हालांकि तुम अभी लॉयर बने नहीं हो,
अभी तुम प्रोसेस में हो, पढ़ाई तुम कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है तभी तुम लॉयर बन पाओगे। उसी तरह अगर कोई बच्चा अगर मैथ अपना अच्छा करना चाहते हो तो अपने आप को ऐसा फील करो कि हाँ हम मैथ में एक स्मार्ट स्टूडेंट है और हम और अच्छा कर सकते हैं। तब ऐसा नहीं कि यार हमसे मैथ नहीं होगा, मैथ बहुत बेकार चीज़ है, हम तो 11 में मैथ छोड़ देंगे, ऐसा अगर सोचोगे तो मैथ कभी सीख ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए अपने आप को ना फील करो कि हाँ हम एक अच्छे स्टूडेंट है, हम और बेहतर कर सकते हैं। तो चलो फ्रॉम वन में आ जाओ। फ्रॉम वन में आएंगे तो वी के लिए क्या बैठाओगे, पूरा 4/3 पाई 216/64 इज इक्वल्स टू, के जगह में क्या बैठाओगे 4/3 पाई, और इज इक्वल्स टू में साथ में क्या है यहाँ पे आर पे क्यूब। अब देखो इक्वल्स टू के बोथ साइड में कुछ कुछ कैंसिल होगा, 4/3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल। अब देखो यहाँ पे आर पर क्यूब है ना, तो हमको लगता है कि यह 216 और 64 किसी का क्यूब होगा। 216 किसका क्यूब होता है सर 6 का, और 64 किसका होता है 4 का। तो हम 216/64 को लिख सकते हैं 6/4 पे होल क्यूब, और यहाँ पे क्या है आर पे क्यूब। अब यहाँ से क्यूब क्यूब कट, क्या बचा 6/4, इसको फिर 2 से कट करो, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो क्या बचा r इज इक्वल्स टू 3/2 मीटर। इसको लिख सकते हैं 1.5 मीटर। ये क्या निकला हम लोग का रेडियस। पर क्वेश्चन में तो भाई डायमीटर बोला था निकालने, डायमीटर ऑफ न्यू स्फीयर, तो डायमीटर क्या होगा रेडियस का डबल यानी कि 2r। अब बोलो r के लिए क्या बैठाओगे सर, r के लिए 3/2 बैठाएंगे, 2 2 कट, क्या बचा 3 मीटर बचा। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है y इज अ सम ऑफ टू वेरिएबल्स one of which varies directly with x and another varies inversely with x। देखो क्वेश्चन में ना, जब क्वेश्चन को पढ़ो तो बहुत स्मार्ट वे में पढ़ो, और एकदम एक अंदर तुम्हारा ना स्मार्टनेस होना चाहिए, हाँ एकदम स्मार्ट तरीके से पढ़ो। ऐसा नहीं कि का दिया हुआ क्वेश्चन मेरे बाप रे बाप बहुत हार्ड लग रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है अगर तुम कमजोर पढ़े तो क्वेश्चन जीत जाएगा और तुमको दबा देगा वो। जैसे इसी क्वेश्चन को देख लो, अगर कोई ऐसे नॉर्मली एक फ्लो में कोई बच्चा अगर पढ़ता है तो भाई उसके पल्ले कुछ नहीं पढ़ने वाले, लेकिन क्वेश्चन को एक स्मार्ट वे में एकदम बारीकी से ध्यान से पढ़ो तो देखो क्वेश्चन मजा आ जाएगा। बोला है y इज अ सम ऑफ टू वेरिएबल्स, कोई दो वेरिएबल्स है y उसका सम है, जिसमें से वन ऑफ विच वैरीज डायरेक्टली विद x एंड अनदर वैरीज इनवर्सली विद x। फिर बोला है x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, लेट अस फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। कुछ समझ में नहीं आया सर। चलो देखो क्या बोला है y इज द सम ऑफ टू वेरिएबल्स, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू a प्लस बी, मान लेते हैं मेरा a और b क्या है टू वेरिएबल्स, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं वेयर a एंड b आर टू वेरिएबल्स, दोनों क्या है टू वेरिएबल्स है। क्वेश्चन ने बोला ना y इज द सम ऑफ टू वेरिएबल्स, तो मेरा दोनों वेरिएबल्स कौन है a एंड b। फिर क्वेश्चन में क्या बोला था वन ऑफ विच, इन दोनों में से कोई एक, जैसे मान लेते हैं a, वन ऑफ विच यानी कि a डायरेक्टली विथ x, यानी a के साथ में x का कैसा रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन है। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। भाई क्वेश्चन में दिया, हम लोग अपनी तरफ से नहीं लिख रहे। फिर क्या बोला एंड अनदर, यानी कि किसके बारे में बात कर रहा है b के बारे में, अनदर वैरीज इनवर्सली विद x, b के साथ x का कैसा रिलेशन है इनवर्स रिलेशन है, तो हम लिख सकते हैं b वैरीज इनवर्सली विद x। फिर क्या बोला क्वेश्चन में x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1। अच्छा चलो एक काम करो, पहले इस वेरिएशन को हटा करके इक्वल्स टू और k1 ले लो साथ में x। सर आप k1 क्यों ले रहे, हम तो वेरिएशन हटा के k लेने वाले थे। अरे क्यों k लोगे भाई, दो वेरिएशंस है ना, तो एक में k1 और एक में k2 लेना होगा। हाँ अगर सिर्फ एक ही वेरिएशन होता तो k लेते हम लोग। यहाँ पे देखो वेरिएशन को हटा करके क्या लेंगे k2, और x नीचे है ना, तो हम लिख सकते हैं k2/x, हाँ से लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था when x इक्वल्स टू 1 देन y इक्वल्स टू 1। देखो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू भी 1 है। काम करो, ये जो हम लोग का जो पहला इक्वेशन है, जैसे इसको इक्वेशन 1 अगर कर दें तो a का वैल्यू और b का वैल्यू जा करके इक्वेशन 1 में पुट कर दो, और इसको ना इक्वेशन 2 और 3 कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, क्या करेंगे इक्वेशन 1 में जाकर के a और b का वैल्यू पुट कर देंगे, तो दिखने में हो जाएगा y इज इक्वल्स टू a के जगह में k1x, b के जगह में k2/x। नाउ अब क्वेश्चन में क्या बोला था x का वैल्यू 1, y इक्वल्स टू 1, तो लिखेंगे नाउ पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1। तो चलो x और y का वैल्यू इसमें बैठाते हैं, तो y के लिए क्या हो जाएगा 1,
और x के लिए भी यहाँ पे 1 बैठाएंगे तो हो जाएगा k1 1 प्लस k2 बाई 1। तो ये k1 इंटू वन क्या होता है k1 और k2 बाई 1 क्या होगा k2। तो दिखने में हो रहा है 1 इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2। सही है। इसको करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 4, इसको करेंगे इक्वेशन नंबर 5। फिर हम लोग लिखेंगे अगेन पुटिंग, फिर पुटिंग करो। क्या पुटिंग करना है, x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 5। लिखेंगे अगेन पुटिंग x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन, किसमें, ये वाले में, इक्वेशन नंबर 4 पुट करना इन इक्वेशन नंबर 4। तो दिखने में हो जाएगा, देखो फिर y के लिए क्या बैठाना है 5 इज इक्वल्स टू k1, x के लिए 3, फिर यहाँ पे लिखेंगे k2 बाई, फिर नीचे x के लिए 3। तो हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 3k1 प्लस k2 बाई 3। अब हम लोग लेंगे एलसीएम, इसके नीचे मैंने समझ लो, तो एलसीएम क्या होगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 9k1 प्लस k2 इज इक्वल्स टू में क्या 5। अब करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इसको ऐसे क्रॉस करेंगे तो कैसा दिखेगा 9k1 प्लस k2 इज इक्वल्स टू 15। इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 6। सर कितना इक्वेशन बन रहा है सर, हाँ तो मजा आ रहा है ना, देखो कितना हैवी फील हो रहा है। हम क्या बोले, अपने आप को स्मार्ट वे में फील करो, एकदम सोचो रामानुजन शकुंतला देवी हो तुम, तब बड़ा सम बना होगा ना, बड़ा प्राउड फील होगा। और देखो ये ज्यादा बच्चे लोग नहीं बनाएगा, कुछ बच्चा लोग बनाएगा, कुछ बच्चे लोग बनाने के बाद में वो बैक स्टेट में आ जाएगा, सरेंडर कर देगा। तुम इसको बनाओ और बना करके प्रैक्टिस करो एंड विल गेट द सक्सेस एंड सुपीरियर हो जाओ सब पे। अच्छा चलो हो गया मोटिवेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 5 और 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से k1 और k2 निकालेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम 5 एंड 6। तो इक्वेशन 5 क्या हम लोग का देखो k1 प्लस k2 इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर क्या है देखो 9k1 प्लस k2 इज इक्वल्स टू 15। दोनों k2 काट दे, नहीं सर दोनों तो प्लस में कटेगा कैसे, तो एक काम करो साइन चेंज कर दे, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, इसको कट करेंगे। अब देखो k1 माइनस 9k1 तो हो जाएगा माइनस 8k1, 1 माइनस 15 कितना हो जाएगा माइनस 14। k1 को रोक लो तो माइनस 8 नीचे, माइनस 14 ऊपर। अब देखो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ रहा है 14/8 ना, लेकिन मेरे हिसाब से k1 का वैल्यू क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। अब भाई k1 का वैल्यू 2 आएगा, पर देखो आ रहा है क्या -14/-8 आ रहा है। तो हमको लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुआ है स्मार्ट वे में। ऐसा नहीं किया सर का हो गया इतना बड़ा सम कैसे गलत हो गया, ऐसा नहीं, स्मार्ट वे में सोचो, अरे कहाँ गलती है और मजा आएगा, खोजो गलती खोजो। गलती अगर हम लोग खोजते खोजते पहुंचे तो भाई क्वेश्चन में ही हम लोग का गलती देखो, यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या है 1, यहाँ पर क्या होना चाहिए था -1 होना चाहिए था। अरे जा सर पूरा काट दे क्या, अरे नहीं 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 पूरा मत काटो। कभी कभी देखो तुम्हारे एग्जाम में भी ऐसा फेस होता है, एग्जाम में भी कोई बच्चा क्या करता है पूरा एक पेज सम बना लिया, उसको बीच में समझ में आता है कि अरे यहाँ पे गलती हो गया। अब क्या करता है बिना कुछ करेक्शन के पूरा पेज काट देता, दो फिर से बनाएंगे, फिर से जैसे बनाने स्टार्ट किया पेपर छीन लिया, आगे टाइम हो गया था। तो इसलिए पूरा काटो तो मत, देखो कहाँ कहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि 10 लाइन का अगर मैथ है, 10 लाइन में किसी 2 लाइन में अगर करेक्शन होगा काम हो जाएगा तो ठीक है। ऐसा बोकालों की तरह पूरा काट दिए पेपर ही छिना गया, क्या फायदा हुआ। उसी तरह यहाँ पर देखो क्या पूरा बोर्ड हम लोग कट करें या कहीं पर हम लोग छोटा छोटा करेक्शन करके इसको लोग ठीक कर सकते हैं। तो भाई हमको लगता है कि सिर्फ ये वाला जो पुटिंग वाला पार्ट है यहीं पे गड़बड़ी हुआ है ना, क्योंकि यहाँ ठीक है देखो 3 और 5 पुट सही हुआ है, यहाँ पे सिर्फ गलती है ना। तो देखो सिर्फ यहाँ पे करेक्शन करेंगे हो जाएगा, पूरा काटने की क्या जरूरत है हम लोग को। तो यहाँ पे x के लिए क्या होगा -1, यहाँ -1, यहाँ -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ प्लस हटा करके -k2, सही है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या है -k1, यहाँ पर भी क्या बैठाएंगे हम लोग -k2, सही है। अब साइन चेंज करने का हम लोग को अभी जरूरत नहीं है। अब देखो साइन चेंज नहीं करेंगे हम, साइन क्यों चेंज किए थे, क्योंकि हम लोग का दोनों जो k2 था वो किस में था प्लस में था, इसलिए हम लोग साइन चेंज कर रहे थे। यहाँ देखो ऑलरेडी हम लोग का एक k2 प्लस में और एक माइनस में है, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, कट कर दो सीधा। अब देखो 9k1 -k1 क्या होगा 8k1, और यहाँ पे 1 + 15 क्या हो गया 16, k1 को रोक लो 8 नीचे ऊपर 16, कट मारो 2 जा हो गया k1 का वैल्यू। आप पूरा काट के फिर नया शुरुआत करते तो बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसे स्मार्ट वे में हर एक प्रॉब्लम को दूर करते जाना हम लोग को। चलो k1 हो गया, अब किसका वैल्यू चाहिए हम लोग को k2 का वैल्यू चाहिए। तो एक काम करो k1 का वैल्यू या तो 5 या फिर 6 में पुट करो, k2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं इसको
लिखेंगे नाउ पुटिंग k1 इज इक्वल टू इन इक्वेशन, कहीं पर भी पुट कर दो। अगर हम सोच रहे हैं इक्वेशन 6 में पुट कर दें, इन इक्वेशन नंबर 6, तो इक्वेशन 6 में जहाँ पे k1 दिखेगा वहाँ पे तुम क्या बैठाओगे, 2 बैठाओगे। तो 9 हमको k1 दिख गया तो बैठाएंगे 2 प्लस k2 इज इक्वल टू में क्या है 15, 9 2 जा 18, 18 वहाँ जाएगा तो क्या होगा -18 हो जाएगा। तो k2 इज इक्वल टू 15 माइनस 18 क्या हो गया -3 हो गया। किसका वैल्यू मिला k2 का। अब देखो k1 और k2 का वैल्यू ले जा करके हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। किसका वैल्यू k1 और k2 का। सर क्यों आप यहाँ पे k1 और k2 का वैल्यू पुट कीजिएगा, क्वेश्चन ने बोला था y और x के बीच का आप रिलेशन बताइए। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y का तुमको रिलेशन बताना है ना, तो यहाँ पे सिर्फ x और y होना चाहिए और कोई नॉन कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब जो ऐसा वैल्यू तुम जानते हो। क्या देखो k1 k2 नहीं जानते, अब हम बोलेंगे सर लीजिए ये x और y का रिलेशन ये सही है, ये सही थोड़ी है। यहाँ तो k1 और k2 है, यहाँ पे k1 और k2 का तुमको वैल्यू पता होना चाहिए। k1 का वैल्यू बैठाएंगे 2, k2 का वैल्यू बैठाएंगे हम लोग -3। अब उसके बाद में बोलेंगे कि हाँ ये x और y का रिलेशन है, तो लिखेंगे नाउ पुटिंग, ये मिटा रहे इसको स्क्रीनशॉट करो, लिखेंगे नाउ पुटिंग k1 is equals to 2 and k2 is equals to -3 इन इक्वेशन नंबर क्या था 4 था, इन इक्वेशन नंबर 4। तो दिखने में कैसा होगा y is equals to k1x ना, तो k1 का वैल्यू 2x, फिर यहाँ पे देखो k2 का वैल्यू क्या है -3, तो हो जाएगा -3 y में क्या है x। ये हुआ रिलेशन बिटवीन x एंड y, हुआ आंसर।